तो इस ऑथेंटिकेटेड मेथड के अंदर जाके भी डीबग पॉइंट लगा सकते हो। कस्टम यूजर डिटेल हमने क्लास डिफाइन की थी, तो मेरे को रिफ्रेश टोकन एंड एक्सेस टोकन भी नए वाले मिल चुके हैं। तो ये मेरा यूजर स्टोर हो गया है, लवप्रीत 3113 यूज़र आईडी आ गई है, पासवर्ड आ गया है। अब आपको दिख रहा होगा कि कैसे 1-to-1 मैपिंग सेट हो रही है। हाँ जी, कैसे हो सब? तो हमने पिछली वीडियो में देख लिया था अपनी ओथ सर्विस को हमने डिज़ाइन कैसे किया है, राइट। हमने एक एक कंपोनेंट देखा था जाके, और हमने ये भी देखा था कि डेटाबेस को डिज़ाइन कैसे किया है हमने और क्यों किया है, राइट। आज हम फटाफट देख रहे होंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन। वीडियो लंबी हो सकती है, सो स्टिक अराउंड। तो पूरा देखना और कमेंट करना अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन और डिज़ाइन दोनों फॉलो किए हैं कि कितना इजी लगा इसको कोड करना आफ्टर प्लानिंग, राइट। तो फटाफट यहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाया ओथ सर्विस 1, वहाँ पे आपको ग्रेडल यूज़ करके इनिट कमांड रन करके आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद जावा चूज़ करना है, एप्लीकेशन, ये सब हम करते आ रहे हैं, तो फटाफट कर लेते हैं। एप्लीकेशन चूज़ करो, ठीक है। यहाँ पे आप जावा चूज़ करो, यहाँ पे नो करो फॉर मल्टीपल सब प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे ग्रूवी जावा 21 हम चूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट नाम यही रहने दो, जावा 21 एंड नो, ठीक है। तो आपकी ये एप्लीकेशन बन के सामने आ जाएगी। इसमें अब हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल रहे होंगे क्योंकि डिपेंडेंसीज हमें चाहिए स्प्रिंग बूट की। तो अगर आपको नहीं पता कि डिपेंडेंसीज कैसे देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, क्योंकि हम जावा 21 लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कोई भी डिपेंडेंसी उठानी है लेटेस्ट वाली, ठीक है। तो मेवन रेपो सर्च करो और यहाँ पे जाओ। अगर आपको वर्जन नहीं पता चलता तो डिपेंडेंसी कौन कौन सी डालनी है आपको डालनी है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एक्चुएटर, आपको स्टार्टर डालना है उसका, स्प्रिंग बूट का वेब डालना है। तो मैं वो फटाफट पेस्ट कर देता हूँ ताकि वो पता चल जाए आपको कि क्या कर डालना है। तो ये 3 डिपेंडेंसीज मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, ओके। तो ये 3 डिपेंडेंसीज हमने डाल दी, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का वेब, उसका एक्चुएटर एंड उसका स्टार्टर बूटस्ट्रैप, जो भी है ये आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम डेटाबेस यूज़ कर रहे होंगे और डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए JPA यूज़ करेंगे, हाइबरनेट यूज़ करेंगे। तो उसके लिए भी मैं सारी डिपेंडेंसीज डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने डाल दी और ये सब आपको गिटहब में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो अगर आपको डिपेंडेंसीज ढूंढने में दिक्कत हो रही है। तो ये आ गया स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, इसके अंदर जाओ और यहाँ पे आपको ये वर्जन मिल जाएगा लेटेस्ट वाला, ठीक है। इसको आप सीधा ऐसे लिख सकते हो क्या उसका पैकेज का नाम है, और आप वहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, या फिर सीधा जाके मेरे वहाँ से गिटहब से देख सकते हो या चैट GPT से पूछ सकते हो, राइट। तो ये सब ठीक है। मैं सारी डिपेंडेंसीज पेस्ट करता हूँ फटाफट। एक मॉडल मैपर है, लोमबोक है, जैसे हम गेटर और सेटर की एनोटेशंस यूज़ कर रहे होंगे तो उसके लिए भी हमारे पास एक डिपेंडेंसी है, राइट, लोमबोक। तो उसका भी हम यूज़ कर रहे होंगे और ये इसलिए मैं सब कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मॉडल मैपर एंड लोमबोक कैसे यूज़ करेंगे वो समझ आ जाएगा आपको जब हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लोमबोक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लोमबोक वर्जन लिख देता हूँ 1.8.30। अब मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ लोमबोक की इम्प्लीमेंटेशन या फिर उसकी डिपेंडेंसीज में, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लोमबोक वर्जन सीधा यूज़ कर लिया है यहाँ से। ये थोड़ी देर बाद सही कर देगा कि उठा लेगा जब हम इसको ग्रेडल रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम JWTs यूज़ करने वाले हैं, उसके लिए डिपेंडेंसीज हैं JWT की, वो भी डाल देते हैं। ये हमने डाल दी JWT API इम्प्लीमेंटेशन एंड जैक्सन, ठीक है। एंड वैसे ही एक टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन की डिपेंडेंसीज भी डाल देते हैं। तो ये हमारी डिपेंडेंसी हमने सारी डाल दी है। कैसे पता चलेगा? अगेन आप चैट GPT से पूछ सकते हो कि JWT मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए कौन कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। अगर उसका वर्जन लेटेस्ट वाला चाहिए तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमने कर लिया। अब ग्रेडल रिफ्रेश यहाँ पे कर लेते हैं। जो लोग इंटेलिजे यूज़ नहीं कर रहे, आप इंटेलिजे यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि इंटेलिजे में अच्छा खासा जावा का इन्वायरमेंट बन जाता है। तो ये सब इसने डिपेंडेंसी रिजोल्व कर ली है, ठीक है। और ये हमारी ऐप है, इसको हम स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारी ऐप एक नॉर्मल जावा एप्लीकेशन है, राइट। अभी ये स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट नहीं बना हुआ। ये डिलीट किया, ये सब डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ओके, ये हमने कर दिया। और यहाँ पे हम कर लेंगे स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन, और इसमें हम अपना ऐप क्लास ही दे देंगे, ठीक है। एंड आर्ग्स बाय डिफ़ॉल्ट देने होते हैं अपने को, ना भी दोगे तो चलेगा। तो ये हमारा स्प्रिंग बूट का एक सर्वर बन गया है, ठीक है।
अब सबसे पहले हम कुछ अपनी एंटिटीज़ लिख लेते हैं, जो हमारी डीबी के अंदर एंटिटीज़ हमने डिस्कस की थी कि क्या क्या टेबल हम बनाने वाले हैं, उनको हम बोलते हैं एंटिटीज़, राइट। तो यहाँ पे मैं फटाफट पैकेज बनाता हूँ, एंटिटीज़, ठीक है। एंटिटी में हम 3 एंटिटी यूज़ कर रहे होंगे, आपको पता होगा। सबसे पहली है यूज़र्स, सेकंड है टोकन्स, फिर है रोल्स, ठीक है। और ये जो मैंने बोला था आपको एक डेटाबेस मिलता है यूज़र्स और रोल्स, जब आप मैनी टू मैनी मैपिंग करते हो तो एक डेटाबेस हमें बनाना पड़ता है, ये हमने समझा था, राइट। तो इसको भी हम बना रहे होंगे, लेकिन इसकी एंटिटी आपको एक्सप्लिसिटली नहीं लिखनी पड़ेगी, आपको JPA एंड हाइबरनेट जो हमने डिपेंडेंसी ऐड की है वो अपने आप बना देंगे, ठीक है। मुझे कैसे पता है ऐसा, क्योंकि ऐसा ही होता है, राइट। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं फटाफट, यूज़र इन्फो करके बना लेते हैं, जो कि यूज़र्स टेबल की एंटिटी होगी, ठीक है। एक हम बना लेते हैं यूज़र रोल्स, जिसमें हम रोल्स डिफाइन कर रहे होंगे, ये आपको पता है, सब ऑथ रोल्स हमने डिस्कस किया था, यूज़र रोल, ठीक है। एंड एक और बना रहे होंगे रिफ्रेश टोकन। ओके, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं रोल के अंदर। रोल के अंदर क्या क्या हम डिफ़ाइन करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्राइवेट, ठीक है, लॉन्ग रोल आईडी, ठीक है, इतना समझा। और उसके बाद हम रोल को नेम कर देंगे, कौन सा नाम है, एडमिन रोल है, यूज़र रोल है, कौन सा रोल है, राइट। अब ये जो रोल आईडी है ये ऑटो जनरेटेड होगी, ऑटो इंक्रीमेंट होगी, जब भी कोई हम नई एंट्री डालेंगे वो 1 से शुरू होगी, फिर 2, फिर 3, ये सबसे SQL ऑटो इंक्रीमेंट करेगा इसको, राइट। तो उसके लिए हम पहले एक एनोटेशन दे देते हैं ID, आई थिंक पहले अपना एंटिटी देते हैं इसको, ID लोड हो नहीं रहा, ओके लेट मी चेक। तो ग्रेडल रिफ्रेश किया है मैंने, ठीक है। डिपेंडेंसीज कुछ अगर जनरेट नहीं हुई तो डिफ़ॉल्ट यूनिट इनिशियलाइज्ड वटएवर। तो यहाँ पे अब हम जाते हैं, अब देखते हैं एंटिटी लोड हो रहा है या नहीं। ओके, हो रहा है, जकार्ता से आ रहा है एंटिटी आपका, ठीक है, और एंटिटी लोड हो रहा है। यहाँ पे अपन अब ID कर लेते हैं, ID भी जकार्ता से आएगा, ठीक है। अब ये ID को हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका ऑटो इंक्रीमेंट करना है। तो इसके लिए भी एक एनोटेशन आपके पास आती है, ये आपको याद नहीं रखना, ये टाइम के साथ जैसे जैसे कोड करोगे आपको समझ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेटजी क्या रखनी है आपको, जनरेशन टाइप ऑटो रखनी है, ठीक है। ये कर दिया आपने। अब आपके पास इस कॉलम को डिफ़ाइन करना है, क्योंकि मैंने इसको डिफ़ाइन किया है रोल कैपिटल ID, मतलब जिसको हम बोलते हैं कैमल केस। तो इसको मैं अगर डिफ़ाइन करना चाहता हूँ तो मैं इसको बोल सकता हूँ रोल अंडरस्कोर ID, जिससे ये मेरे SQL के जो कॉलम का नाम होगा रोल अंडरस्कोर ID होगा, ना कि ऐसे वाला रोल ID होगा, राइट। कोड में जनरली हम कैमल केस यूज़ करते हैं ऐसे विदाउट अंडरस्कोर, बट SQL में हमेशा अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। सो एक प्रैक्टिस है। डेटा एक एनोटेशन है जो कि हमें एक बिल्डर देगी। बिल्डर क्या होता है, जब हम उसको यूज़ करेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर, ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर, ये सब हमेशा हम लगा देते हैं बिना देखे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हर जगह ज़रूरत पड़े इसकी, राइट। नो आर्ग्स मतलब आप कभी भी इसका एक इंस्टेंस बना रहे हो तो आपको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा, ये अपने आप एक बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना देगा, क्योंकि ये एंटिटी है तो इसको नहीं चाहिए, तो ऐसा कुछ ये बना देगा, ठीक है, जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। और ऑल आर्ग मतलब ये जितने भी हमने डिफ़ाइन किया रोल ID और नेम वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ भी आ सकता है ऐसे। और ये जो दोनों नेम और रोल ID हैं ये सेट हो जाएंगे फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, अगर वो ऑल आर्ग कंस्ट्रक्टर है तो। मतलब सिंपल सी बात है कि कोई भी अगर इसका इंस्टेंस बनाएगा तो अगर वो रोल ID एंड नेम दे रहा है तो वो इसको सेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो लिख देगा दिस डॉट रोल ID इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे पास हो रही है रोल ID 1, तो उसके इक्वल कर देगा। तो ये ऑल आर्ग और नो आर्ग कंस्ट्रक्टर है जो कि हम एक एनोटेशन से डिफाइन कर देते हैं सिंपली, राइट। तो ये हमारा यूज़र रोल था। दूसरी चीज़ हमने डिज़ाइन में किया था, यूज़र टेबल में बनाया था हमने यूज़र, राइट। तो उसका भी मैं फटाफट आपको बना देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगेन यूज़र इन्फो करके मैंने क्लास बनाई थी जिसको मैंने एंटिटी बोला। उस टेबल का नाम होगा यूज़र्स, जो मेरे SQL में जाके बनेगा। उसका एक कॉलम होगा यूज़र ID जो कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और ID है, और एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड,
ठीक है, ये तो हमारे 3 यूज़र्स के एट्रीब्यूट्स हो गए जो हमने यूज़र टेबल में देखा था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यूज़र्स टेबल में हमने ये देखा था यूज़र आईडी, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, अब मैंने बोला था कि ये यूज़र्स का जो रोल्स के साथ रिलेशन है वो मैनी टू मैनी है। ठीक है, और मैंने बोला था कि जब भी कोई टेबल मैनी टू मैनी रिलेशनशिप किसी टेबल के साथ रखता है तो उसका एक अलग से टेबल बन जाता है जिसको हमने बोला था यूज़र्स रोल्स। तो वही किया हमने यहाँ पे, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप रखा। ठीक है, ज्वाइन टेबल किसके साथ ज्वाइन मारना है, यूज़र्स रोल नाम देना है जो ज्वाइन करने के बाद बनेगा। कौन सा कॉलम ज्वाइन करना है, यूज़र आईडी, इसका यूज़र आईडी, एंड किसके साथ करना है, रोल आईडी, ये वाले के रोल आईडी के साथ। ये हमने ज्वाइन किया और जो भी ज्वाइन करके हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमने स्टोर कर लिया एक सेट में। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी टेबल है, लेट्स सपोज इस यूज़र आईडी का जो भी रोल होगा, है ना, क्योंकि ये यूज़र आईडी हमने क्या किया, इसको ज्वाइन मारा है रोल आईडी पे, तो एक यूज़र आईडी का एक रोल आईडी हमारे पास दोनों का एक टेबल बन गया है, राइट। तो इस रोल आईडी के कोरस्पॉन्डिंग जो भी आपके पास यहाँ पे रोल नेम होगा उसको मैं स्टोर कर लूँगा इसमें, इसका एक सेट बना लूँगा, राइट। अगर एक यूज़र आईडी के मल्टीपल रोल्स हैं तो मल्टीपल यूज़र रोल्स यहाँ पे सेव हो जाएंगे। इतना समझ गया। यूज़र रोल का मतलब सिंपल सा है कि जो मैंने क्लास डिफाइन किया है उसी को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो रिफ्रेश टोकन अगर आप देखो तो इसको मैं फटाफट लिख देता हूँ। तो रिफ्रेश टोकन अगेन कौन सा टेबल का नाम है, टोकन्स। ठीक है, रिफ्रेश टोकन, और सबसे पहले कॉलम जो मैंने दिया है वो आईडी है जो कि है एक आइडेंटिटी। अब ये क्या होता है, आपको सिंपल कमांड क्लिक करके या कंट्रोल क्लिक करके आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये जनरेशन टाइप है डिफरेंट। अब ये क्या होता है, अगर मैं जनरेशन टाइप के अंदर जाता हूँ तो मेरे पास है टेबल, सीक्वेंस, UUID जो कि एक यूनिक आईडी होती है, ऑटो आईडी मतलब ऑटो इंक्रीमेंट होगा, तो ये सब, राइट। तो ये आपको पढ़ लेना है, और या फिर इतना भी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, सिंपल आइडेंटिटी से क्लियर हो रहा है कि ये आईडी है, ये एक प्राइमरी की की तरह है जो कि हमेशा यूनिक होगी, राइट। उसके बाद हमने दिया टोकन जो कि एक स्ट्रिंग है। उसके बाद हमने एक्सपायरी डेट ऑफ टोकन लिखा जो कि एक इंस्टेंट है। इंस्टेंट क्या होता है, सिंपल एक ऑब्जेक्ट होता है टाइम का। अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे तो ये एक टाइम की तरह ही होगा, डेट टाइम। ठीक है, उसके बाद हमने टोकन्स, हमने बोला था एक यूज़र के पास एक ही टोकन होगा, तो हमने 1-to-1 रिलेशनशिप यहाँ पे एनोटेशन का यूज़ किया। हमने बोला इसकी आईडी उठाओ, इसकी आईडी, टोकन्स टेबल की आईडी उठाओ और किसके साथ इसको ज्वाइन मारो, यूज़र आईडी के साथ, जो कि हमारे यूज़र इन्फो में एक स्टोर्ड है। तो यूज़र इन्फो में जाओगे, यहाँ पे जो यूज़र आईडी है, और टोकन में जाओगे, यहाँ पे जो टोकन आईडी है, इन दोनों का एक टेबल बना दो 1-to-1। क्योंकि ये 1-to-1 मैपिंग है तो अलग टेबल नहीं बनेगा, यहीं पे ही हम उसको स्टोर कर लेंगे एज अ यूज़र इन्फो, और वो यूज़र इन्फो से हम कुछ भी उसका यूज़र आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा उनको जिनको डिज़ाइन नहीं पता कि हमने ये कैसे किया था, डिज़ाइन जिन्होंने नहीं देखा उनको ये कॉम्प्लिकेट लग सकता है। तो ये हमारी एंटिटीज़ बन गई। अब सबसे पहले एंटिटी हमने बना ली और अब बारी आती है हमारे पास सर्विस बनाने की। ठीक है, आपको मैंने बताया था कंट्रोलर होता है स्प्रिंग बूट में, सर्विस होता है, राइट। तो सबसे पहले अब अपन सर्विस बना लेते हैं। ठीक है, सर्विस, और सर्विस के अंदर बनाते हैं, सबसे पहली सर्विस अपन बनाएंगे कस्टम यूज़र डिटेल्स। इसका कोई भी नाम आप रख सकते हो, वैसे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कस्टम यूज़र डिटेल्स रखना है। ठीक है, तो इसमें हम काफ़ी सारे मेथड बना रहे होंगे। ओके, तो ये आपकी क्लास बन गई है। ठीक है, कस्टम यूज़र डिटेल्स मैं क्यों कर रहा हूँ ये आपको पता चलेगा, मैं सर्विस में क्यों डिफाइन कर रहा हूँ, राइट। ये सब आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले ये एक्सटेंड करेगी अपनी यूज़र इन्फो, ठीक है, जो हमने बनाया एंटिटी को, एंड यूज़र डिटेल्स। यूज़र डिटेल्स हमारे पास कहाँ से आ रही है, स्प्रिंग सिक्योरिटी क्लास से। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं अगर यूज़र इन्फो में जाऊँ तो कस्टम यूज़र डिटेल्स के पास क्या क्या होगा, कस्टम यूज़र डिटेल्स के पास यूज़र आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब होना चाहिए, राइट। तो मैं उसको दोबारा क्यों लिखूंगा, एक प्री डिफाइंड जो क्लास है मेरे पास यूज़र इन्फो, उसी को यूज़ कर लूँगा, राइट। तो उसी को हमने एक्सटेंड कर लिया। तो इस कस्टम यूज़र डिटेल के पास वो सारे एट्रीब्यूट्स होंगे जो कि एक यूज़र इन्फो के पास भी हैं। अब दूसरी बात, यूज़र डिटेल्स को हम क्यों कर रहे हैं। यूज़र डिटेल्स में अगर जाओगे तो इसमें गेट पासवर्ड, गेट यूज़र नेम, इज़ अकाउंट नॉन एक्सपायर्ड, इज़ अकाउंट नॉन लॉक्ड, राइट। और इसमें अथॉरिटीज़ भी हैं, जो ओथ के रोल्स होते हैं वो
है ना, और इज़ इनेबल्ड, ये सब मेथड्स मिल जाते हैं जिसको हमें ओवरराइड करना है। यूज़र डिटेल्स एक ऐसी क्लास है जिसके पास ऑलरेडी सारे मेथड्स हैं, हमें जस्ट उसको ओवरराइड करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे अगर बोलूँ यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम डिफाइन कर दिया और मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे पासवर्ड, ओके। या यूज़र नेम एंड पासवर्ड मैंने डिफाइन कर दिया, और जो जो वहाँ पे है, यहाँ पे मेरे यूज़र डिटेल्स में क्या है, देखो यूज़र डिटेल में गेट पासवर्ड, गेट यूज़र नेम और गेट अथॉरिटीज़ है, राइट। तो ये सब फंक्शंस है अगर आप देखोगे तो, और ये एक इंटरफेस है जो हमें फंक्शंस के सिग्नेचर दे रहा है कि कौन सा फंक्शन क्या है और क्या रिटर्न करता है। जैसे गेट पासवर्ड है, ये फंक्शन कुछ नहीं लेता और स्ट्रिंग रिटर्न करता है। गेट यूज़र नेम है, ये फंक्शन कुछ नहीं लेता, स्ट्रिंग रिटर्न करता है, राइट। तो इन फंक्शंस को हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए हम एक क्या बना रहे हैं, लोकल वेरिएबल्स बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कलेक्शन, ओके। कलेक्शन एक्सटेंड्स, देखो ये ऐसे ही है, अगर आप कहीं भी जाओगे तो ये आपको ऐसे करना ही पड़ेगा। इसका कोई वो नहीं है कि याद कैसे रखना है, राइट। कि अथॉरिटीज़ आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा क्योंकि आप यूज़र डिटेल्स क्लास यूज़ कर रहे हो स्प्रिंग सिक्योरिटी की, और ये सब उसमें यूज़ हो रहे हैं। आपने देखा होगा गेट यूज़र नेम, गेट पासवर्ड, गेट अथॉरिटीज़, तो ये सब आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद सारे मेथड ऐसे लिख देने हैं आपको, ठीक है। तो गेटर्स में आप क्या करोगे, उनको रिटर्न ही करोगे। तो ये सारे मेथड्स मैंने ओवरराइड कर दिए। ओवरराइड करा मैंने गेट पासवर्ड को, जहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया पासवर्ड, यूज़र नेम को रिटर्न करा, ठीक है। फिर अकाउंट एक्सपायर्ड को मैंने ट्रू कर दिया, और इसको भी ट्रू कर दिया, इसको भी ट्रू, इसको ट्रू। इसका यूज़ कैसे होगा वो आप देखोगे अभी, ठीक है। इसका यूज़ कभी नहीं होने वाला वैसे तो, गेट यूज़र नेम और ये सभी इस अकाउंट एक्सपायर्ड और नोट, इसको हम यूज़ नहीं करने वाले, जस्ट बिकॉज हम इसमें क्या यूज़ करने वाले हैं वो है हमारे पास एक इसका कंस्ट्रक्टर। मैं आपका इसका कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं यूज़र रोल कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कस्टम यूज़र डिटेल्स एक उसका कंस्ट्रक्टर बनाया जो मेरे को यूज़र इन्फो दे रहा होगा। मैं क्या करूँगा उसमें, मैं उसमें यूज़र नेम अपना और पासवर्ड जो लोकल वाले हैं उसको सेट कर रहा हूँगा, और अपने ओथ्स की एक एम्प्टी लिस्ट बना रहा हूँगा, राइट। फिर मैं क्या करूँगा, मेरे को जो भी यूज़र रोल आया है, यूज़र इन्फो आई है मतलब, उससे मैं क्या करूँगा, गेट रोल्स, ऐसे हम लूप चला सकते हैं जावा में। उसमें मैं एक एक रोल उठाऊँगा और उसको ओथ में ऐड करते जाऊँगा, ठीक है, और अथॉरिटीज़ में मैं ऐड कर दूँगा। और जब भी कोई क्या करेगा, गेट पासवर्ड, गेट यूज़र नेम, उसको ये मिल जाएगा, और गेट अथॉरिटीज़ करेगा तो वो उसको अथॉरिटीज़ मिल जाएंगी। ये सब आ कहाँ से रहा है, यूज़र इन्फो से। और यूज़र इन्फो हमारी क्या है, एंटिटी। मतलब कुल मिला के कस्टम यूज़र डिटेल्स एक ऐसी क्लास है जो कि सिंपल डेटाबेस का एक रो लेके आती है, यूज़र इन्फो लेके आती है, और उस यूज़र के यूज़र नेम, पासवर्ड एंड सारे रोल सेव करके रख लेती है। और ये हमारे वो वेरिएबल्स है जिसमें सेव करेंगे, और ये हमारे वो गेटर्स हैं जिससे वो हम ले सकते हैं, लाइक गेट यूज़र नेम एंड ऑल। और इन सब का कोई काम नहीं है अभी, राइट। बट फिर भी हमें ओवरराइड करना पड़ेगा क्योंकि हम इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं। नो इंटरफेस एक्सपेक्टेड हियर, ओ सॉरी, इंटरफेस को एक्सटेंड नहीं इंप्लीमेंट करा जाता है, राइट। तो ये हमारी एक यूज़र कस्टम डिटेल्स क्लास हो गई, ओके। अब हमारे पास आता है JWT। अब इसमें भी आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। सब कुछ आपको चैट जीपीटी और इधर उधर से ही देखना होता है, बस आपको डिज़ाइन खुद से करना होता है कि कैसे आना है, और थोड़ी थोड़ी खुद भी दिमाग लगाना पड़ता है, राइट, कि क्या कैसे करना है। तो JWT सबसे पहले एक सर्विस है, इसको सर्विस एनोटेट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल। मैंने बोला था JWT सर्विस क्या करेगी, टोकन्स को स्टोर करना, टोकन्स को देखना है कि एक्सपायर हुआ है या नहीं, ये सब JWT सर्विस ही कर रही होगी एट द एंड। और JWT टोकन जो भी होता है वो एक सीक्रेट की के साथ क्या होता है, साइन होता है, राइट। वो एक सीक्रेट की के साथ साइन होता है जिसको मैं बोल देता हूँ सीक्रेट। और ये अपनी जो की होती है, ठीक है, ये एक रैंडमली जनरेटेड, आप कोई भी इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो कि 256 बिट्स की एक मेरे को रैंडमली जनरेटेड वो दे दो की, तो आपको मिल जाएगी। एंड इस की को हमें ऐसे स्टोर नहीं करना होता, लेट मी टेल यू। ये हमें कैसे स्टोर करना होता है, एक की मैनेजर में या फिर एक इन्वायरमेंट की फाइल में, राइट। बट अभी के लिए हम इसको ऐसे स्टोर कर रहे हैं, ओके। तो इसमें हम क्या कर रहे होंगे, आपको पता है JWT में हमने देखा था कि क्लेम्स होते हैं। जब भी कोई टोकन आता है आपकी HTTP रिक्वेस्ट पे, उसमें क्लेम्स होते हैं। और क्लेम्स मतलब सिंपल सी बात है कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें सब कुछ स्टोर होता है, सिंपल सी बात, जिससे हम उसका यूज़र नेम ले सकते हैं, अकाउंट का एक्सपायरी टाइम ले सकते हैं, वो सब चीज़ें एक क्लेम्स ऑब्जेक्ट में स्टोर होती हैं। ये बस एक मेथड है उसको रिप्रेजेंट करने का, राइट।
तो वैसे ही मैं सबसे पहले एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम कर देता हूँ एक मेथड डिफाइन, ठीक है, जो कि एक टोकन मैं लूँगा इसमें, ये वाले मेथड में। क्यों ले रहा हूँ ये आपको अभी पता चलेगा। यहाँ पे मैं करता हूँ रिटर्न एक्सट्रैक्ट क्लेम, और एक मैं मेथड बना दूंगा एक्सट्रैक्ट क्लेम का टोकन, ठीक है। तो गेट सब्जेक्ट क्या है, एक मेथड। तो जावा में आपको कभी भी कोई मेथड पास करना है, फंक्शन पास करना है, राइट। ये कुछ लोगों के लिए नई चीज़ हो सकती है। किसी फंक्शन को अगर एक फंक्शन पास करना है, जैसे गेट सब्जेक्ट क्या है, अगर आप इसके अंदर जाओगे तो रिटर्न्स अ JWT सब्जेक्ट वैल्यू और नल इफ़ नॉट प्रेजेंट, मतलब रिटर्न्स द JWT सब्जेक्ट वैल्यू। जो भी JWT के क्लेम में एक सब्जेक्ट स्टोर्ड है। अब सब्जेक्ट क्या होता है आई डोंट नो, मुझे बस इतना पता है कि सब्जेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज़र नेम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आपको पास करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका मेथड सिग्नेचर देना पड़ेगा। आप इसको ऐसे मेथड सिग्नेचर दे सकते हो, राइट, जैसे कि गेट सब्जेक्ट है, ओके। तो ये एक इंटरफेस का मेथड है और आप इसको ऐसे डायरेक्टली पास कर सकते हो। ये एक मेथड होता है पास करने का, एंड अगेन इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अपने को एक्सट्रैक्ट क्लेम करना है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँगा जेनेरिक्स, ठीक है। तो इसके सब्जेक्ट में हमेशा यूज़र नेम पास हो रहा होगा, ये हम ज्यूम करके चल रहे हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक जेनेरिक यूज़ कर रहा हूँ, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सट्रैक्ट क्लेम जो कि एक टोकन ले रहा है, ठीक है, एंड एक फंक्शनल इंटरफेस ले रहा है। ये भी मैं डिफाइन एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होता है। क्लेम रिजोल्वर, ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बना लेता हूँ एक क्लेम्स एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑल क्लेम्स, ये अगेन एक मेथड बनाते हैं अपन, मतलब आपका तरीका है कि कैसे लिखना है, ठीक है। मैं एक मेथड बनाता हूँ जो कि बाकी मेथड भी यूज़ कर रहे होंगे, जैसे टोकन की एक्सपायरी निकालने के लिए, ये सब निकालने के लिए वो बाकी भी यूज़ कर रहे होंगे एक्सट्रैक्ट ऑल क्लेम को, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास एक्सट्रैक्ट ऑल क्लेम। तो एक्सट्रैक्ट ऑल क्लेम में आप क्या कर रहे हो, JWT डॉट पार्सर डॉट एक आप की ले रहे हो, उसको बिल्ड कर रहे हो और उसमें टोकन डाल के बॉडी दे रहे हो। मतलब क्या है इसका, मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले, ठीक है। तो ये गेट साइन की आ गया, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, डिकोड डॉट बेस डॉट डिकोड। अब ये क्या हो रहा है कि बेस 64 कुछ एक ऐसा मेथड है जो कि एक डिकोडर है, इनकोडर और डिकोडर, इनक्रिप्टर एंड डिक्रिप्टर, वो हो रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी सीक्रेट की को सबसे पहले डिकोड कर रहे हैं कि ये जो भी रैंडम सी वैल्यू है इसका मतलब क्या है, जो हैश की हुई वैल्यू है, राइट, इसका मतलब क्या है, उसको डिकोड करो। एंड उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको क्रिएट अ न्यू सीक्रेट की इंस्टेंस, एक उसको नई की बना के दे रहे हैं जो हमारे JWT में पास होगी। अब ये क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्ट ऑल क्लेम्स में हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा टोकन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और पार्सर यूज़ कर रहे हैं। पार्सर क्या करता है, रिटर्न्स अ JWT पार्सर बिल्डर इंस्टेंस। अब बिल्डर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो आप कभी भी कोई क्लास बनाते हो, जैसे मैंने एक क्लास बनाई थी यूज़र इन्फो, आपको अभी याद हो तो, यूज़र इन्फो, राइट, उसमें मैंने यूज़ किया डेटा एनोटेशन। ये बेसिकली क्या है, ये हमें बिल्डर एनोटेशन, ठीक है, गेटर एनोटेशन और सेटर एनोटेशन, इसका कॉम्बिनेशन हमारे पास डेटा एनोटेशन होती है, राइट, इन तीनों का। गेटर सेटर तो सबको पता है, हमने देखा हुआ है। बिल्डर क्या होता है, बिल्डर सिंपल सी ऐसी चीज़ होती है कि अगर मेरे पास कोई क्लास है यूज़र, उसमें मैंने प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर रखी हैं, लेट्स सपोज यूज़र नेम, ठीक है, एंड पासवर्ड, ठीक है। तो अगर आपको इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप क्या करोगे, आप ऐसा कहीं पे लिखोगे, यूज़र u1 इज इक्वल्स टू न्यू यूज़र, उसका एक कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे और यहाँ पे यूज़र नेम पास करोगे और यहाँ पे पासवर्ड पास करोगे, राइट। एक ये तरीका होता है। एक तरीका होता है बिल्डर यूज़ करने का। बिल्डर क्या होता है, चेनिंग कर देता है। मैं क्या बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि यूज़र, अगर आपने डेटा एनोटेशन यहाँ पे या बिल्डर एनोटेशन यूज़ किया है तो मैं बोल दूँगा यूज़र डॉट गेट बिल्डर, ठीक है, गेट बिल्डर। ये क्या करेगा, एक मेरे को कंस्ट्रक्टर ला देगा, एक बिल्डर इंस्टेंस ला देगा, फिर मैं इसको चेनिंग कर सकता हूँ। डॉट मेरे को क्या देना, यूज़र नेम, ठीक है, इसके अंदर ए, फिर डॉट पासवर्ड। तो ये चेनिंग बहुत सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं इसको, इसलिए बिल्डर यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब जितने ही मुझे देना था मैंने दे दिया, डॉट यूज़र नेम डॉट पासवर्ड। अब मैं करूँगा डॉट बिल्ड, ठीक है। अब ये सेम है, ये चीज़ सेम है ये वाली
एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो चेनिंग करने के लिए बिल्डर यूज़ होता है। तो ये पार्सर क्या है, ये पार्सर कुछ नहीं कर रहा है, ये एक बिल्डर ही दे रहा है। अगर आप देखोगे तो उस क्लास का बिल्डर दे रहा है। ठीक है, तो आगे जैसे जैसे ये यूज़ होगा आपको और ज़्यादा समझेगा कि ये एक्चुअल बिल्डर है क्या। बट आपको मैंने जो बताया बिल्डर वही होता है कि जो कि आपको चेनिंग करने देता है। अब सेट साइन इन की क्या है, अगर आप इसके अंदर जाओगे तो ये एक मेथड है, राइट। तो मैं उसके मेथड को चेन कर पा रहा हूँ, सब चीज़ों को चेन कर पा रहा हूँ, तो ये बस चेनिंग है। ठीक है, तो बिल्डर का मतलब चेनिंग होता है, और जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे और ज़्यादा क्लियर होगा, डोंट वरी। ठीक है, और फिर हमने पार्स क्लेम, इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें देखो आप कुछ नहीं कर रहे, जो टोकन आया था ऊपर से वो पास कर रहे हो, पार्स साइंड क्लेम्स, और यहाँ पे JWT हम यूज़ कर रहे हैं। आप देखो जावा में यही एक अच्छी चीज़ है कि आप इसमें बहुत डीप में जा सकते हो। मैं अगर इसमें जाऊँ तो देखो यहाँ पे पार्स साइंड क्लेम्स, दोबारा इसमें अंदर जा सकता हूँ, पार्स डॉट एक्सेप्ट JWT क्लेम्स। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, इतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये टोकन को पार्स कर रहा है। ठीक है, टोकन को पार्स कर रहा है, टोकन देख रहा है सब कुछ कि सही है या नहीं, और वैसे हमारे पास क्लेम वो रिटर्न कर रहा है हमें। ठीक है, तो ये हमें अगर देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे क्लेम्स आ गए। तो अभी तक हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट ऑल क्लेम्स में सिंपल साइन इन की यूज़ की है, और अपना जो टोकन है, जो टोकन दिया है हमें, उसको यूज़ किया है, राइट। और ये क्लेम्स रिजोल्वर है जो, इसको तो हमने यूज़ ही नहीं किया, राइट। तो अब मैंने एक्सट्रैक्ट ऑल क्लेम्स में गया, ये मिल गया। अब यहाँ पे क्लेम रिजोल्वर डॉट अप्लाई। अब ये क्या होता है फंक्शनल इंटरफेस, ये क्या है फंक्शन क्लेम टी, और ये टी क्या है ये आपको मैं बताता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, क्लेम्स, ओके, और इसको मैंने रिटर्न कर दिया। देखो हुआ क्या है, मैं आपको सबसे पहले शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले मैंने एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम करना है, मुझे एक टोकन मिला, टोकन से मैंने क्या करा, एक क्लेम बना लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं गया, इसके अंदर एक्सट्रैक्ट ऑल क्लेम में मैंने टोकन पास किया, फिर मैंने क्या किया, सिंपल चेनिंग की। अब ये पार्सर के अंदर अगर आप कमांड क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ नहीं, एक बिल्डर है। बिल्डर क्या होता है, सिंपल उसके मेथड्स को, उसकी एट्रीब्यूट्स को चेन में डिफाइन करने के लिए होता है। अगर आपको उसको कॉल करना है, उसके एट्रीब्यूट्स को सेट करना है, या उसके फंक्शंस को कॉल करना है, तो आपको उसको चेनिंग के थ्रू कर सकते हो, राइट। तो इसलिए ये पार्सर आपको बिल्डर दे रहा है। फिर सेट साइन इन की किया, गेट हमने कर लिया, या फिर सिंपल यहीं पे आप एक मेथड बना दिया आपने, साइन की गेट की, और ये उसका मेथड है। क्यों है, अगेन ये तो है ही, आपको डिकोडर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्ड किया, पार्स क्लेम। अब पार्स क्लेम क्या करता है, ये जो भी आपने टोकन पास किया है उसके बेस पे एक पार्सर को टोकन दे रहा है, और उसके लिए एक पूरा JWT बना रहा है। ठीक है, देखो JWT बना रहा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है फैक्ट्री क्लास यूजफुल फॉर क्रिएटिंग इंस्टेंसेस ऑफ JWT इंटरफेस। ठीक है, तो ये हमने एक्सट्रैक्ट करा, क्लेम करा, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि हमने क्लेम बना लिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब क्लेम रिजोल्वर जो आपने पास किया था वहाँ से, ठीक है, वहाँ पे आपने उसका अप्लाई मेथड यूज़ किया। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पब्लिक टी एक्सट्रैक्ट क्लेम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि जब आप इसको यूज़ कर रहे होगे, टी का मतलब है कोई भी डेटा टाइप यहाँ पे पास हो सकती है। मतलब इसका मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पे टी स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इसको बोलते हैं हम जेनेरिक। कल को मुझे बोलना है कि भैया मेरे को एक क्लास बनानी है पब्लिक स्ट्रिंग गेट वो क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है, और यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। अब एक बंदा बोलेगा कि ब्रो ये स्ट्रिंग नहीं, ये कभी कभी ना इंटीजर भी हो सकता है। मैं बोलूँगा ओके, वो बोले कभी कभी लॉन्ग भी हो सकता है। मैं बोलूँगा ठीक है, बट इसको फिर हम जेनेरिक कैसे बनाएं, इसको आप जेनेरिक कैसे बनाओगे, आप सबसे पहले उसको बताओगे कि टी नाम का कोई भी वेरिएबल एक जेनेरिक वो कर दो, उसको डिक्लेयर। मैं उसको यू भी बोल सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको यू भी बोल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अगर यू लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पहले मैं उसको बता रहा हूँ इस करली ब्रेसिस से कि कोई भी जेनेरिक आता है उसको यू में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि फंक्शन जो मैं पास कर रहा हूँ उसका पहला आर्गुमेंट क्लेम है और दूसरा आर्गुमेंट कुछ भी हो सकता है। अब ये फंक्शन है क्या, देखो जावा में जब भी आपको फंक्शन पास करने होते हैं उसको बोलते हैं फंक्शनल इंटरफेस। अगर आप इसके अंदर जाओगे इसका मतलब क्या है, एक ऐसा इंटरफेस जिसके पास हमेशा एक मेथड होगा, ये हमने पहले देखा हुआ है बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। फंक्शनल इंटरफेस कई तरह के होते हैं, ठीक है। देखो फंक्शनल इंटरफेस इन जावा फटाफट देखते हैं।
देखो कितनी तरह के आते हैं। सबसे पहले इन्होंने रनेबल किया है। रनेबल भी एक फंक्शनल इंटरफेस होता है। जिन्होंने हमारी बैक एंड मास्टरी की पिछली वीडियोस देखी उनको पता होगा फंक्शनल इंटरफेस होता क्या है। तो मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले कि ये जो अपना इंटरफेस है ये फंक्शनल इंटरफेस है और वो टी और आर के लिए डिफाइंड है। अब आप बोलोगे टी और आर क्या होता है? अगेन ये जेनेरिक्स हैं। तो फंक्शनल इंटरफेस को सिंपल से मैं टर्म्स में समझा देता हूँ फटाफट। तो फंक्शनल इंटरफेस बहुत तरह के होते हैं। अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं उस पर फोकस करते हैं। अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है फंक्शन, ठीक है। तो हमने फंक्शन लिखा है टी और आर। टी और आर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये दो जेनेरिक्स हैं, ठीक है। ये दो जेनेरिक्स हैं। आपको कभी भी फंक्शन अगर यूज़ करना हो तो उसमें आप क्या लिख सकते हो? फंक्शन। जो टी को बोलना है, टी को स्ट्रिंग दे सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकते हो, आर को कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकते हो, लॉन्ग दे सकते हो या फिर कुछ भी, राइट। इसको आप यूज़र इन्फो भी दे सकते हो। आप बोलोगे अपन ऐसा कर क्यों रहे हैं? सबसे पहले फंक्शनल इंटरफेस में एक अप्लाई मेथड है जो टी पे अप्लाई होता है और आर रिटर्न करता है। मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कल को कोई बोले कि मेरे पास एक यूज़र क्लास है, ठीक है, और उसमें एक मेथड है पब्लिक स्ट्रिंग गेट यूज़र और वो एक्सेप्ट कर रहा है यूज़र ऑब्जेक्ट, वो एक्सेप्ट कर रहा है यूज़र क्लास, राइट। तो यहाँ पे अपना टी और आर ये हो गया स्ट्रिंग और यूज़र, ठीक है। तो अगर आप देखो मैंने जब फंक्शन यूज़ किया है मैंने उसको बोला है कि भाई ये इंटरफेस कहीं पे भी यूज़ हो रहा हो उसमें फ़र्स्ट जो जेनेरिक क्लेम रखो और टी को टी रहने दो। मतलब वहाँ पे कुछ भी रिटर्न हो सकता है जो कि हमारे यहाँ पे आ रहा है। तो कल को कोई भी एक्सट्रैक्ट क्लेम अगर यूज़ करेगा तो उसको अगर यूज़ कर रहा है वो स्ट्रिंग। अब जावा को कंपाइलर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि रिटर्न करना है स्ट्रिंग। तो एक्सट्रैक्ट क्लेम में जो रिटर्न चीज़ होगी उसका मतलब है वो है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे टी क्या हो जाएगा? आपकी स्ट्रिंग। और फिर क्लेम्स में क्लेम्स है ही और टी मतलब स्ट्रिंग। और अगर आप फंक्शन के अंदर जाओगे तो टी आपका क्लेम्स है, आर आपकी स्ट्रिंग है। यहाँ पे हो क्या रहा है? टी आपका क्लेम है, आर आपकी स्ट्रिंग है। मतलब एक ऐसा मेथड जो क्लेम पे अप्लाई होगा और स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, उसको हम बोल रहे हैं फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन। और अगर और भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसको इंटरनेट पे जाके देख सकते हो कि फंक्शनल इंटरफेस होता क्या है। अब मैंने किया क्या है, मैंने क्लेम रिजोल्वर जो मेरा फंक्शन था उसका अप्लाई फंक्शन यूज़ किया है। अप्लाई जो वहाँ पे डिफाइंड है आपने अभी देखा, और उसमें मैंने क्लेम्स पास किया, ठीक है। अगर मैं अप्लाई के अंदर जाऊँ मैंने क्या पास किया? क्लेम्स। अब मैंने यहाँ पे रिटर्न क्या किया? रिटर्न किया मैंने टी। और टी कहाँ से लेके आ रहा है जावा कंपाइलर? स्ट्रिंग से, ठीक है। तो इसको ऐसे देख सकते हो। या फिर अगर आपको हमेशा ही स्ट्रिंग रिटर्न करना है तो यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन करो, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन की जगह यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दो यहाँ पे, ओके। तो ये भी एक मेथड है। और इसको जेनेरिक बनाने के लिए कि भाई स्ट्रिंग की जगह कुछ भी आ जाए वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो उसको जेनेरिक बनाने के लिए टी यूज़ किया हुआ है। आई होप JWT सर्विस सबको क्लियर होगी एक्सट्रैक्ट क्लेम हम कैसे कर रहे हैं, राइट। अब एक्सट्रैक्ट एक्सपायरेशन है, ठीक है। अब इसको जेनेरिक बना दिया, ये अपने आप सब कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अब एक मैंने मेथड बनाया एक्सट्रैक्ट एक्सपायरेशन की, उस टोकन की एक्सपायरी डेट क्या है। अब मैं जो मेथड बनाया है वो मैं सीधा यूज़ कर सकता हूँ। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट क्लेम कॉल करूँगा जो कि क्या करता है? सारे क्लेम एक्सट्रैक्ट कर लेता है, राइट। वो एक JWT पार्सर बनाता है, टोकन यूज़ करता है और मेरी साइन इन की यूज़ करता है। अगर वो टोकन मेरी साइन इन की को यूज़ करके कभी बनाया गया था तो उसके सारे क्लेम एक्सट्रैक्ट कर लेगी ये वाली जावा की क्लास अपने आप, ठीक है। और फिर मैं एक्सट्रैक्ट क्लेम कर लेता हूँ यहाँ पे और क्लेम डॉट रिजोल्वर अप्लाई करता हूँ। अब एक्सपायरेशन की केस में वो यहाँ पे है डेट। तो इसका मतलब जब वो क्लेम एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा, जब वो अप्लाई मेथड कॉल कर रहा होगा तो वो एक ऐसा मेथड कॉल करेगा क्लेम्स के अंदर जो कि मेरे को डेट ला के दे। यही पावर है जावा के कंपाइलर की। जावा का कंपाइलर को दिखेगा कि भाई यहाँ पे एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग करना है तो वहाँ से वो स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करेगा, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़र नेम डाल रहे होंगे। और जब उसको पता चलेगा कि भाई क्लेम्स से डेट एक्सट्रैक्ट करनी है तो वो हमेशा डेट एक्सट्रैक्ट करेगा, जो कि हम एक इंस्टेंट डाल रहे होंगे। तो ये क्या करेगा? टी वैसे वैसे अपने आप को अडोप्ट कर लेगा। जो बंदा उसको कॉल कर रहा है देखेगा कि उसको क्या रिटर्न करना है और वैसा ही वो टी यूज़ करेगा। और जब वो अप्लाई मेथड को यूज़ कर रहा होगा, अब अप्लाई मेथड के बहुत सारे क्या हो सकते हैं? इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं, राइट। अप्लाई मेथड के बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं। तो JWT जो हमारा क्लास है ये वाली, तो इसका अप्लाई मेथड एक ऐसा होगा जो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है, और एक ऐसा होगा जो डेट रिटर्न करता है। और वो इसको कैसे पता चलेगा हमारे कंपाइलर को? हमारा कंपाइलर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है अकॉर्डिंग टू आर रिटर्न जो हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग।
ठीक है। तो ये है भाई फंक्शनल इंटरफेस एंड जेनेरिक्स। जेनेरिक्स हम और ज़्यादा यूज़ करेंगे और क्लियर होगा। अगर आपको अभी क्लियर नहीं है तो इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हो। तो ये था कि जब अपन टोकन देंगे उससे यूज़र नेम कैसे एक्सट्रैक्ट करना है और उससे एक्सपायरेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। उसके बाद है इज़ टोकन एक्सपायर्ड। अगेन आपने क्या किया, एक्सट्रैक्ट एक्सपायरेशन, ठीक है। एक्सट्रैक्ट एक्सपायरेशन वहाँ पे अगेन वही वाला मेथड आपने कॉल किया जो कि क्या करेगा, डेट देखेगा कि रिटर्न हो रही है डेट, और क्लेम का अप्लाई मेथड अपने आप ऐसा मेथड अप्लाई करेगा जो कि डेट ला रहा है, ठीक है। अप्लाई मेथड इंटरफेस के अंदर है, उसकी इंप्लीमेंटेशन मल्टीपल हो सकती हैं, ठीक है। काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो गिटहब में कोड आप कॉपी पेस्ट इसको कर सकते हो अभी के लिए, अगर आपको समझ नहीं आया, क्योंकि इसमें फंक्शनल इंटरफेस और जेनेरिक्स यूज़ हो रहे हैं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इस टोकन एक्सपायर में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्लेम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और डॉट बिफोर मतलब कि जो अभी वाली डेट है उससे पहले का है क्या वो, ठीक है। तो इसमें टोकन में जो भी डेट आएगी, क्या वो डेट एक्सपायर हो गई है, इसको हम कैसे चेक कर रहे हैं कि अभी की डेट की अगर वो पहले है, इसका मतलब वो टोकन पहले एक्सपायर हो गया है। अब लेकिन अगर उसमें जो डेट स्टोर्ड है वो 2 दिन बाद की है तो डॉट बिफोर हमें क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स, मतलब टोकन एक्सपायर अभी नहीं हुआ, तो ये टोकन एक्सपायर हो गया, ठीक है। तो हमने ये देख लिया सब। अब वैलिडेट टोकन डिफाइन कर देते हैं फटाफट, ठीक है। एक्सपायर टोकन हमने डिफाइन कर दिया। वैलिडेट टोकन का क्या है, हम टोकन ले रहे हैं सबसे पहले, और उसके बाद यूज़र डिटेल्स। अगेन यूज़र डिटेल्स आपको पता है, मैंने अभी दिखाया था, एक ऐसी क्लास जो स्प्रिंग बूट से आती है जिसमें यूज़र नेम पासवर्ड सब है। फिर हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम, अभी जो हमने बनाया था उसको यूज़ किया, यूज़र नेम निकाला, और फिर हमने देखा कि जो यहाँ पे यूज़र डिटेल जो हम डेटाबेस से लेके आएंगे यूज़र, वो हम यहाँ पे पास करेंगे और देखेंगे कि क्या उसका यूज़र नेम सही है या नहीं, राइट। जो डेटाबेस से यूज़र आ रहा है और जो टोकन में स्टोर्ड है, क्या वो यूज़र दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं। फिर हम क्या करेंगे, टोकन का यूज़ करके देखेंगे कि इस टोकन एक्सपायर, कि टोकन एक्सपायर हुआ है या नहीं। अगर ये इस टोकन एक्सपायर मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, जिसका मतलब है टोकन एक्सपायर नहीं हुआ, तो ये जो आगे मैंने साइन लगा रखा है इसका मतलब वो ट्रू हो जाएगा। तो यूज़र नेम इज़ इक्वल टू आर डेटाबेस का यूज़र एंड उसका टोकन भी एक्सपायर नहीं हुआ है, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, कि मतलब टोकन आपका वैलिड है, ठीक है। तो ये आप कर दोगे एक। तो आपने अभी तक जितना कुछ भी लिखा है वो सिर्फ वैलिडेट टोकन के लिए लिखा है, राइट। यूज़र नेम एक्सट्रैक्ट करना और उसके बाद एक्सपायरी एक्सट्रैक्ट करना जो कि इस टोकन एक्सपायर्ड में यूज़ हो रहा है, तो ये सब है। और फिर आप एक क्रिएट टोकन लिख सकते हो, फटाफट लिख देते हैं अपन क्रिएट टोकन भी। अब आप बोलोगे कि जब JWT सर्विस में क्या होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, टोकन क्रिएट करना, टोकन को टोकन एक्सपायर हुआ है यानी उसको देखना, सब कुछ। तो क्रिएट टोकन में क्या है, अगेन क्लेम्स पास करेंगे हम। क्लेम्स कहाँ से पास होंगे, एम्प्टी क्लेम पास होंगे मोस्टली, यूज़र नेम पास होगा। फिर हमने क्या किया, क्लेम को सेट किया, ठीक है, सब्जेक्ट सेट किया, ये सब अगेन मैंने बिल्डर यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है। मैं यहाँ तो JWT का कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकता हूँ, न्यू JWT, और उसमें ये सब क्लेम, यूज़र नेम, डेट और ये सब पास कर सकता हूँ, या फिर उसको चेन कर सकता हूँ उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट करने के लिए। जैसे हमने पहले देखा था, बिल्डर का काम ही ये होता है, बिल्डर कॉल किया, उसमें सेट मेथड मैंने कॉल किया, ठीक है। ये जो भी सेट क्लेम्स है वो मैंने कॉल किया, उसमें क्लेम्स डाल दिए, यूज़र नेम उसका सब्जेक्ट में डाल दिया। अब आपको पता चल रहा होगा कि जब हमने एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम करा था तो उसमें हमने एज सब्जेक्ट उसके एक्सट्रैक्ट करे थे सबसे पहले, राइट। यहाँ पे देखो गेट सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अंदर उसका यूज़र नेम होता है बेसिकली। फिर हमने इशूड एट एक्सपायरेशन, मतलब इशू कब किया, एक्सपायर कब होना चाहिए, तो हमने ये क्या किया, 60,000 मिली सेकेंड हमने उसको दे दिए, और साइन किसके साथ कर दिया, टोकन हमारी जो सिग्नेचर की है उसके साथ, और ये मेथड हमने डिफाइन कर दिया था। अब आपको समझ आ रहा होगा कि कर क्या रहे हैं क्रिएट टोकन में। हम अपना सब्जेक्ट सेट कर रहे हैं, क्लेम सेट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे हम पास करेंगे जब टोकन क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। और जब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इन्हीं क्लेम्स को ही हम यूज़ करके एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्लेम्स के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे यूज़र नेम को एक्सट्रैक्ट करना, उसके एक्सपायरेशन को एक्सट्रैक्ट करना, तो इन सब को हम यूज़ कर रहे हैं एज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट क्लेम, ठीक है। एक्सट्रैक्ट क्लेम में हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले JWT में से पार्सर यूज़ करके और अपना टोकन यूज़ करके एक JWT को लेके आ रहे हैं, और फिर उस पर एक मेथड लगा रहे हैं जो कि जावा का कंपाइलर इतना इंटेलिजेंट है, वो पता कर लेगा कि उसको क्या चाहिए यहाँ पे, और वो उस मेथड को अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो ये ऐसा होता है जेनेरिक्स में, ठीक है। तो ये हो गया, वैलिडेट हो गया, जनरेट टोकन हो गया, एक्सट्रैक्ट क्लेम हो गया, इस टोकन एक्सपायर हुआ है यानी ये सब हो गया, एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम। तो ये आपकी JWT सर्विस है। अब एक रिफ्रेश टोकन सर्विस लिख लेते हैं फटाफट, ठीक है। ये हमने अगेन डिज़ाइन में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है।
आपको हो सकता है ये कॉम्प्लिकेट लगे, लेकिन अगेन थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें एफर्ट्स आपकी तरफ से भी चाहिए। सब कुछ मैं बताऊंगा तो आपको कुछ इतना सीखने को नहीं मिलेगा, आपको देखना पड़ेगा डिटेल में फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, जेनेरिक्स कैसे यूज़ करते हैं, ये सब, राइट। और ये सब हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो रिफ्रेश टोकन JWT को हमने @सर्विस बोल दिया था, हाँ ठीक है। तो रिफ्रेश टोकन में हम सबसे पहले सर्विस, ओके, और रिफ्रेश टोकन के लिए हमें रेपोजिटरी चाहिए रहेगी। तो सबसे पहले हम 2 रेपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली रिफ्रेश टोकन रेपोजिटरी एंड दूसरी यूज़र रेपोजिटरी। रेपोजिटरी क्या होता है कि हम जब भी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, डेटाबेस से कुछ लाना, उसमें कुछ सेव करना, उसमें कुछ क्रिएट करना, तो स्प्रिंग बूट उसको बोलता है रेपोजिटरी, ठीक है। रेपोजिटरी हमने यहाँ पे क्रिएट किया, और यहाँ पे हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम टोकन्स ला रहे होंगे, यूज़र्स ला रहे होंगे, तो हम कुछ रेपोजिटरी क्रिएट कर रहे होंगे। जैसे कि सबसे पहली है रिफ्रेश टोकन रेपोजिटरी, ठीक है, रिफ्रेश टोकन रेपोजिटरी। अब अगेन यहाँ पे हम कुछ SQL क्वेरीज नहीं लिख रहे होंगे, क्योंकि हमें स्प्रिंग बूट में आउट ऑफ द बॉक्स सब कुछ मिलता है। इसको रेपोजिटरी से हम कर देंगे एनोटेट, ठीक है, और ये एक्सटेंड करेगा CRUD रेपोजिटरी। ये ऐसी ही प्रैक्टिस हम फॉलो करते हैं, ठीक है। एंड ये रिटर्न करेगा रिफ्रेश टोकन, ठीक है, एंड जिसकी ID होगी इंटीजर, ओके। अब यहाँ पे हम एक ऑप्शनल, अगेन ऑप्शनल क्या होता है ये हमने देखा हुआ है पहले ही अपनी पहले की वीडियोस में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो हेल्प कर रहा होगा वो कर रहा होगा हमें हेल्प JPA, हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको क्या करना है, एक रेपोजिटरी इंटरफेस बनाना है, ठीक है। उस इंटरफेस को आपको मेथड बनाना है। लेट्स सपोज आपको टोकन फाइंड करना है, ठीक है। नहीं तो अगर आप SQL सिंपल लिखते हो जावास्क्रिप्ट वगैरह में, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टोकन्स, जो आपको टोकन्स टेबल है, वेयर, जहाँ की टोकन इज इक्वल्स टू जो भी ये टोकन पास हो। लेट्स सपोज यहाँ पे टोकन पास हुआ है टोकन 1, तो टोकन 1। ये आपकी SQL क्वेरी क्या करेगी, टोकन्स टेबल में से वो वाला टोकन लेके आएगी जिसकी वैल्यू टोकन 1 होगी। पर हमें रेपोजिटरी स्प्रिंग बूट में JPA के साथ अगर हम रेपोजिटरीज को यूज़ करते हैं, तो हम उसको सिर्फ मेथड का नाम दे सकते हैं। जैसे फाइंड बाय टोकन, फाइंड बाय यूज़र नेम, तो वो सबसे पहले क्या देखेगा, फाइंड से वो करेगा कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, फिर वो बोलेगा कि कहाँ से फाइंड करना है, रिफ्रेश टोकन, ठीक है। तो फाइंड एवरीथिंग फ्रॉम रिफ्रेश टोकन वेयर टोकन इज दिस, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को शॉर्ट करने के लिए है। अगर मुझे कल को लिखना होगा फाइंड ऐसा यूज़र करो जिसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा फाइंड बाय यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ऐसा एक मेथड डिफाइन कर दूंगा, और उसमें सिंपल एक यूज़र नेम दे दूंगा और एक पासवर्ड दे दूंगा। स्प्रिंग बूट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसको पता है कि यूज़र नेम और पासवर्ड से फाइंड करना है, और मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे दूंगा यूज़र इन्फो, ठीक है, तो उसको पता चल जाएगा कि भाई यूज़र इन्फो टेबल में जाके यूज़र नेम एंड पासवर्ड से मुझे फाइंड करना है, तो वो अपने आप SQL क्वेरी लिख देगा आपकी, ठीक है। तो ये सब है। तो ये हमारी रिफ्रेश टोकन लाइब्रेरी होगी, तो ये हमारी रिफ्रेश टोकन रेपोजिटरी होगी। वैसे ही हम यूज़र रेपोजिटरी लिख लेते हैं, ओके। एंड अगेन फटाफट इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ मैं, क्योंकि ये सेम है सब कुछ इसमें भी। तो सबसे पहले CRUD रेपोजिटरी को ये एक्सटेंड कर रहा है क्लास को, एंड रिटर्न क्या करेगा, यूज़र इन्फो। एंड ये भी जेनेरिक्स हैं, जेनेरिक्स यूज़ करने का तरीका है। अगर मैं इसमें जाऊँ तो ये T एक डेटा टाइप ले रहा है और उस टेबल की ID ले रहा है। अब मैं इसमें कुछ भी पास कर सकता हूँ। T में पास कर रहा हूँ मैं यूज़र नेम जो कि टेबल है मेरा, और ID में पास कर रहा हूँ लॉन्ग, ठीक है। T और ID हमारे यहाँ पे जेनेरिक्स हैं, ठीक है। और इसमें आप देख पा रहे होगे फाइंड बाय ID एक मेथड है अपने आप जो बनाया हुआ है इनने। तो फाइंड बाय ID में क्या पास हो रहा है, ID, तो ये एक जेनेरिक है जो कि मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ लॉन्ग, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, फाइंड बाय ID लॉन्ग ID, तो बेसिकली प्लेस होल्डर्स हैं T और ID। तो यहाँ पे मैंने अगेन इसको इंटरफेस बना दिया है, यूज़र नेम फाइंड बाय यूज़र नेम। तो ये अपनी आप क्वेरी लिख लेगा एक SQL की, फाइंड एवरीथिंग फ्रॉम यूज़र टेबल, ठीक है। ये हमारी एंटिटी है यूज़र टेबल वाली, वेयर हिज यूज़र नेम इज़ दिस यूज़र नेम। तो ये अपने आप क्वेरी एक लिख लेगा, ओके। तो हमने एंटिटीज़ बना दी हैं, हमने रेपोजिटरी बना दी है, हमने सर्विस बना दी है, ठीक है। अब रिफ्रेश टोकन सर्विस बनाते हैं सबसे पहले। ऑटोवायर
क्या होता है भाई, ऑटोवायर सबको पता होना चाहिए, हमने पहले भी देखा था ऑटोवायर क्या होता है, स्प्रिंग आईओसी कंटेनर वाली वीडियो में हमने देखा था। एंड दूसरा ऑटोवायर कर लेते हैं हम यूज़र रेपोजिटरी, ठीक है। तो मैंने इनके सिंगलटन या फिर ऐसा बोलूँ इंस्टेंस जो कि स्प्रिंग कंटेनर में बना रखे हैं वो मैं लेके आ गया, ठीक है। अब मैं क्रिएट रिफ्रेश टोकन एक मेथड कॉल करता हूँ, बनाता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं यूज़र नेम पास करूँगा और उस यूज़र नेम के लिए मैं एक टोकन क्रिएट कर दूँगा बेसिकली, राइट। तो ये मैं फटाफट पेस्ट करता हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यूज़र रेपोजिटरी फाइंड बाय यूज़र नेम। तो जब भी मुझे क्रिएट रिफ्रेश टोकन करना है, कब रिफ्रेश टोकन क्रिएट करना है आप इस डिज़ाइन में देख सकते हो या पिछली वीडियो में देख सकते हो कि रिफ्रेश टोकन कब कब क्रिएट होगा, राइट। ये रिफ्रेश टोकन की वो होगी, फिर हम जनरेट करेंगे, ये सब हमने एक्सप्लेन किया था। तो ये क्या करेंगे हम, सबसे पहले यूज़र रेपोजिटरी से यूज़र नेम का यूज़ करके हम यूज़र को लेके आ रहे होंगे, ये हमारी यूज़र इन्फो है जो हमने बनाया है। फिर रिफ्रेश टोकन का बिल्डर यूज़ कर रहे होंगे, अब आपको पता चल रहा होगा @डेटा एनोटेशन क्या होती है, बिल्डर क्या होता है। अब मैंने बिल्डर क्योंकि यूज़ किया है, अब मैं इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को सीधा सेट कर सकता हूँ। सबसे पहले इसकी एक प्रॉपर्टी है यूज़र इन्फो, वो मैंने कर दी सेट। अगर आप इसमें जाओगे तो यूज़र इन्फो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, वो मैंने सेट कर दी, राइट, जो कि एक मैनी टू मैनी रिलेशन है किसी और टेबल के साथ। तो बेसिकली होगा क्या कि ये रिफ्रेश टोकन जो भी यूज़र नेम यूज़र इन्फो उस टेबल में है वहाँ पे जाके ये उसको सेव कर देगा। फिर मैंने टोकन वो कर दिया UUID.random, तो एक मैंने यूनिक रैंडम आईडी कोई भी बना दी, ठीक है। एक्सपायरी डेट अभी का इंस्टेंट लिया और उसमें मैंने 600K मिलीसेकंड जो कि एक घंटा होगा आई थिंक, इतना मैंने ऐड कर दिया। और .build, ये मेरा रिफ्रेश टोकन बन गया है। इसको अगर आप ऐसा नहीं बनाना चाहते तो इसको सबको हटा के न्यू यूज़ भी कर सकते हो, न्यू रिफ्रेश टोकन, ठीक है। और इसमें आप सब अपना यूज़र नेम दे सकते हो और वो सब, नहीं तो बिल्डर यूज़ कर सकते हो ऐसे, ओके। फिर हमने रिफ्रेश टोकन रेपोजिटरी में .save किया। .save एक अपना JPA की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है .save। तो ये क्या करेगा, सिंपल रिफ्रेश टोकन का एक जो हमने बनाया है वो लेगा, ठीक है, और क्या कर देगा, एक आईडी के साथ, अगेन CRUD रेपोजिटरी में मैं गया हूँ, एक आईडी के साथ उस T हमारे यहाँ पे क्या है रिफ्रेश टोकन, उस रिफ्रेश टोकन को एक आईडी के साथ उस टेबल में स्टोर कर देगा .save, ठीक है। तो ये हमारा .save मेथड हो गया। अब इसी टोकन में टोकन वाली क्लास में हमें एक्सपायर हुआ है यानी टोकन वो देखना है, तो उसके लिए ये मैंने मेथड कोड किया है, ठीक है। तो इसमें रिफ्रेश टोकन पास हो रहा है एक, अगेन अपना ऑब्जेक्ट, जहाँ पे हम उसका गेटर यूज़ कर रहे हैं .getExpiryDate, उसको कंपेयर कर रहे हैं अभी के टाइम से। कंपेयर क्या करता है, अगर उसकी एक्सपायरी डेट आगे की है तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा ये, और अगर उसकी एक्सपायरी पिछले की है मतलब वो पहले ही एक्सपायर हो चुका है तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा, और अगर वो 0 है इसका मतलब एग्जैक्ट उतने टाइम हो चुका है जितना हमने उसको एक्सपायरी टाइम दिया था। तो फिर हम अगेन रिफ्रेश टोकन रेपोजिटरी का डिलीट मेथड कॉल करते हैं, जो कि हमारे पास से एक रिफ्रेश टोकन का इंस्टेंस या फिर मैं ऐसा बोलूँ एक टोकन लेगा और उसको उस डेटाबेस से डिलीट कर देगा। एंड अगेन डिलीट हमारा CRUD रेपोजिटरी का बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है, ठीक है। और जब भी कोई ये वेरीफाई एक्सपायरेशन कॉल करेगा, हम सबसे पहले बोलेंगे कि अगर वो एक्सपायर है तो सबसे पहले उसको डेटाबेस से डिलीट करो। टोकन डिलीट हो गया, अब हम एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। एक्सेप्शन मतलब एक एरर थ्रो करना। तो रन टाइम एक्सेप्शन में हम क्या बोलेंगे, जो भी उसका टोकन है उसको एक स्ट्रिंग में डाल के बोलेंगे कि दिस टोकन इज़ एक्सपायर्ड, प्लीज़ मेक अ न्यू लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ से हम एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, बट अगर टोकन एक्सपायर नहीं हुआ तो हम उसमें टोकन रिटर्न कर देंगे। तो इतना सा काम है आपकी रिफ्रेश टोकन सर्विस का। बाद में आता है हमारे पास यूज़र डिटेल्स इम्प्लीमेंटेशन। रुको, इम्प्लीमेंटेशन। तो यूज़र डिटेल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन क्या कर रही है, सबसे पहले ये इम्प्लीमेंट करेगी एक स्प्रिंग की क्लास को जो कि है यूज़र डिटेल्स सर्विस, ये वाली। ये यूज़र डिटेल सर्विस में क्या क्या है, लोड बाय यूज़र नेम, दैट्स इट, राइट। तो सबसे पहले हम सर्विस में अब क्या कर रहे होंगे, जो हमने रेपोजिटरी में फाइंड बाय यूज़र नेम मेथड कॉल की डिफ़ाइन किया है, उसको यूज़ करके हम यूज़र डिटेल सर्विस से एक मेथड बना रहे होंगे जो कि होगा अपना, अब ओवरराइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस क्लास को हम एक्सटेंड कर रहे हैं उसमें लोड यूज़र बाय यूज़र नेम मेथड ऑलरेडी है। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें देने के लिए ओवरराइड करना पड़ेगा। पब्लिक यूज़र डिटेल्स, ठीक है,
लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, और ये यूज़र नेम एक ले रहा होगा, ठीक है। और अगर यूज़र नहीं मिलेगा तो यहाँ से एक एक्सेप्शन आती है जो कि स्प्रिंग सिक्योरिटी में ऑलरेडी डिफाइंड है, यूज़र नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये हम कर रहे होंगे। ओके, तो मैंने फटाफट वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो यूज़र डिटेल सर्विस इंप्लीमेंटेशन हमने एक क्लास लिखी है जो कि यूज़र डिटेल सर्विस को इंप्लीमेंट कर रही है। ये स्प्रिंग सिक्योरिटी की क्लास है जिसमें एक मेथड है लोड यूज़र बाय यूज़र नेम। क्योंकि ये इंटरफेस है तो इसमें मेथड की डिक्लेरेशन दी हुई है बट उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं दी हुई, तो ये आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो हमने ओवरराइड करा। तो सबसे पहले यूज़र को हम लेके आएंगे अपनी यूज़र रेपोजिटरी से, ये यूज़र रेपोजिटरी रही उसकी, फाइंड करेंगे जो हमने मेथड अभी डिफाइन किया। अगर यूज़र नहीं मिला तो हम बोलेंगे कुड नॉट फाउंड द यूज़र और ये वाले एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, ठीक है। जो भी इस मेथड को कॉल करेगा उसको ये एक्सेप्शन मिलेगी। लेकिन अगर उसको यूज़र मिल गया, अब हम यूज़ करेंगे कस्टम यूज़र डिटेल क्लास जो हमने अभी बनाई थी, उसका कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे और जो भी हम यूज़र डेटाबेस से लेके आ रहे हैं उसको इस कंस्ट्रक्टर में डालेंगे। अब उसका यूज़र नेम, पासवर्ड और जो उसके रोल्स हैं अब हम उसमें डिफ़ाइन कर लेंगे, इसमें सेव कर लेंगे। समझ आया या नहीं? तो आई थिंक सबको समझ आ गया होगा कि लोड यूज़र कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है, यूज़र डिटेल सर्विस के अंदर। ओके, अब एक मॉडल डिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। जो हमें डेटा बेस में स्टोर करना है वो तो हमने डिफ़ाइन कर लिया है, राइट। बट मॉडल्स क्या होते हैं? जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखते हैं अपने आप में। हमने एंटिटीज़ डिफ़ाइन की हैं जिसका मतलब है कि जो भी डेटाबेस में स्टोर हो रहा है उनकी वैल्यूज़ डिफ़ाइन करना। बट एक मैं DTO डिफ़ाइन कर लेता हूँ जिसका मतलब सिंपल सा है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ कोड के अंदर यूज़ हो रही होगी, लाइक नोट फॉर डेटाबेसेस, नोट फॉर अदर सर्विसेज, जस्ट अपने कोड के रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड इन सब में, तो वो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे यूज़र नेम चाहिए प्राइवेट स्ट्रिंग, लास्ट नेम चाहिए प्राइवेट लॉन्ग, फ़ोन नंबर चाहिए प्राइवेट स्ट्रिंग, ईमेल चाहिए। तो ये सारी यूज़र की एक्स्ट्रा डिटेल्स है और इसके साथ हमें यूज़र नेम, पासवर्ड वो सब भी चाहिए, तो वो हम सब ले आएंगे यूज़र इन्फो से, ठीक है। और इसको हम बोल देंगे जेसन नेमिंग प्रॉपर्टी नेमिंग स्ट्रेटजी डॉट स्नेक स्ट्रेटजी डॉट क्लास। इससे हो क्या रहा है मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। कोड में हमेशा हम लिखते हैं ऐसे यूज़र फिर कैपिटल नेम, लास्ट फिर कैपिटल नेम, इसको बोलते हैं हम कैमल केस। बट जब भी यूज़र इन्फो DTO कोई रिक्वेस्ट आ रही होगी, कोई रिस्पॉन्स जा रहा होगा, उसमें कैसे आता है रिक्वेस्ट के जेसन रिस्पॉन्स में, हमारी ऐसी प्रैक्टिस रहती है कि हम ऐसे पास करेंगे यूज़र नेम। तो ये एनोटेशन क्या कर रही है, जो भी रिक्वेस्ट आएगी, जो भी रिस्पॉन्स भेजेगी, उसमें से यूज़र अंडरस्कोर नेम होगा उसको यूज़र नेम में डाल देगी, और अगर उसको रिस्पॉन्स देना है तो इस यूज़र नेम को इसमें डाल देगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर कोई यहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है जिसमें यूज़र नेम है, ठीक है, और उसको यूज़र इन्फो DTO इसको मैप करना है और उसमें हमने यूज़र नेम ऐसे डिफ़ाइन कर रखा है, ठीक है। तो इसको इसमें स्टोर करने के लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा। और अगर रिस्पॉन्स देना है, किसी को रिस्पॉन्स सेंड करना है, उसमें दोबारा कन्वर्ट करने के लिए हमें अगेन वो एनोटेशन यूज़ करनी पड़ेगी, राइट। तो ये हमने ऐसे कर लिया। अब हम रिफ्रेश टोकन सर्विस में एक और मेथड डिफ़ाइन कर देते हैं, पब्लिक ऑप्शनल क्या होता है अगेन हमने देखा हुआ है, OP ऑप्शनल या ऑप्शनल रिफ्रेश टोकन फाइंड बाय टोकन, ओके, रिटर्न रिफ्रेश टोकन रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाय टोकन, और यहाँ पे हम टोकन ले लेंगे। आप बोलोगे कि ये मेथड सीधा ही कॉल क्यों नहीं कोई कर लेता, वो इसको कॉल क्यों करेगा, वो रेपोजिटरी के सीधा मेथड को कॉल क्यों नहीं कर लेता। रेपोजिटरी के मेथड्स को कोई भी रिक्वेस्ट कंट्रोलर जो हम डिफ़ाइन करेंगे, जहाँ पे APIs डिफ़ाइन कर रहे होंगे, वो सीधा कॉल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जस्ट एक प्रैक्टिस है कि रेपोजिटरी को कभी भी कंट्रोलर में कॉल नहीं करना चाहिए, एक सर्विस में कॉल करना चाहिए, राइट। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ पे हमने टोकन दे दिया। तो फटाफट अब साइन अप मेथड देख लेते हैं, ठीक है। हमने यूज़र डिटेल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन जो क्लास है उसमें लॉगिन अभी तक किया है। तो सबसे पहले देखते हैं पब्लिक यूज़र इन्फो
चेक इफ़ यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, स्पेलिंग वेलिंग देख लेना। और यहाँ पे यूज़र इन्फो, ठीक है, यूज़र इन्फो DTO लेते हैं यहाँ पे। वैसे आप यूज़र इन्फो भी ले सकते हो क्योंकि हमें सिर्फ यूज़र नेम ही चाहिए, DTO में सब कुछ है, लाइक उसका फ़ोन नंबर और वो सब भी है, वो हमें नहीं चाहिए, बट ठीक है। रिटर्न कर देना है यूज़र रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाय यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र इन्फो DTO डॉट गेट यूज़र नेम। तो अगर यहाँ पे हमें यूज़र मिल गया तो इसका मतलब यूज़र ऑलरेडी है। और ये यूज़र ऑलरेडी है या नहीं, ये हम कहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे, ये हमने डिज़ाइन में देखा था अपने LLD में, ये हम यूज़ कर रहे होंगे साइन अप में, राइट। तो यहाँ पे मैं एक बुलियन रिटर्न करूँगा साइन अप, ठीक है, यूज़र अगेन यूज़र इन्फो DTO, और यहाँ पे मैं बोलूँगा यूज़र इन्फो DTO डॉट सेट पासवर्ड, ठीक है। सबसे पहले मैं पासवर्ड सेट करूँगा और यहाँ पे पासवर्ड इनकोडर में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसको ऑटो वायर किया है, बट आपको अगर पता हो तो ये पासवर्ड इनकोडर मैंने अभी तक कहीं डिफ़ाइन नहीं किया, राइट। तो ये हम डिफ़ाइन करेंगे, बट अभी के लिए ये मान लो कि ये डिफ़ाइंड है, ठीक है। तो इसमें इनकोड करके एक मेथड होता है जो कि क्या करेगा, आपका पासवर्ड लेगा, उसको हैश कर देगा, एक रैंडम सी स्ट्रिंग में जनरेट कर देगा। रैंडम नहीं होगी, डिटर्मिनिस्टिक होगी, बट वो हमारे लिए एक रैंडम स्ट्रिंग ही होगी, राइट। फिर एक मैं मेथड यूज़ कर लूँगा ऑब्जेक्ट्स डॉट, ठीक है, नॉन नल, और मैं बोलूँगा चेक इफ़ यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, और ये DTO पास कर दूँगा। अगर वो नॉन नल है मतलब यूज़र एग्जिस्ट करता है तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूँगा, मतलब साइन अप यूज़र नहीं हुआ है। अगर वो यूज़र नहीं एग्जिस्ट करता तो मैं यूज़र ID एक जनरेट करूँगा, एक यूनिक रैंडम यूज़र ID, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, यूज़र रेपोजिटरी में उस यूज़र को सेव कर दूँगा क्योंकि वो पहली बार साइन अप कर रहा है, ठीक है। तो न्यू यूज़र इन्फो, ठीक है। अब यहाँ पे आप बिल्डर भी यूज़ कर सकते हो जो हमने को देखा था, राइट। तो यहाँ पे मैंने यूज़र ID किए है वो, ठीक है, एंड यूज़र इन्फो DTO डॉट गेट यूज़र नेम, ये दूसरा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, यूज़र इन्फो DTO डॉट गेट पासवर्ड, ठीक है। ये पासवर्ड क्यों होगा अब अलग से, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट कर दिया है ऑलरेडी। तो सेट क्या करेगा, यूज़र इन्फो का पासवर्ड पहले ही इनकोड कर देगा, और फिर हम गेट कर रहे हैं तो वो इनकोडेड पासवर्ड ही हमारे पास आएगा। और लास्ट में अगर आप यूज़र इन्फो के अंदर जाके देखोगे तो हमारे पास लास्ट में क्या था, रोल्स। तो रोल्स अभी हम नहीं देते हैं, कोई भी नया यूज़र आता है तो उसको एक एम्प्टी दे देते हैं, ठीक है, एम्प्टी एक हैश सेट दे देते हैं। हैश सेट को यूज़ कैसे करते हैं, ये जिनको वीडियोस जिन्होंने पहले देखी हैं हमारी बैकएंड मास्टर की, उनको पता होगा कि ये हैश सेट, हैश लिंक्ड लिस्ट और मैप, ये सब क्या होता है, राइट। रिट्रीव रिटर्न कर देंगे जिससे पता चल जाएगा कि यूज़र साइन अप हो चुका है। तो ये मेथड हो गया। अब आपको क्या करना है, आपके लिए होमवर्क है यहाँ पे, डिफाइन अ फंक्शन टू चेक इफ़ यूज़र ईमेल, ठीक है, एंड पासवर्ड इज़ करेक्ट। अब आप क्या कर सकते हो, एक आप वैलिडेशन यूटिल क्लास बना सकते हो जिसमें आप क्या करोगे, कुछ स्टैटिक मेथड डिफाइन कर दोगे जिसमें आप देखोगे कि पासवर्ड में मिनिमम 8 करैक्टर्स होने चाहिए, और उसमें मिक्स ऑफ करैक्टर्स ABC 1 2 3 मिक्स होना चाहिए, राइट। और वैसे ही आप देख सकते हो कि ईमेल उसका सही है या नहीं। इसको हम कैसे करते हैं, तो ये आपको यूज़ करना है। अगर आपको सीखना है तो ऐसे आपको मेथड डिफाइन करने हैं। और कुछ भी करने से पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे वैलिडेशन यूटिल जो भी क्लास बनाओगे आप, डॉट वैलिडेट यूज़र आप कॉल करोगे, उसमें यूज़र पास कर दोगे, और फर्दर वहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल सब कुछ चेक होगा, है ना, कि वो सही है या नहीं। ईमेल और पासवर्ड बेसिकल चेक होता है कि पासवर्ड एक सही सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड बड़ा होना चाहिए, राइट। और उसके ईमेल में @.com, Gmail ये सब होना चाहिए, या फिर आउटलुक। तो ऐसे ऐसे आप बना सकते हो। ChatGPT हेल्प कर देगा वैसे लिखने में, बट आप अपनी तरफ से ट्राई करो तो ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो साइन अप हो गया, रिफ्रेश टोकन सर्विस हो गई, JWT सर्विस हो गई, अपने कस्टम यूज़र डिटेल्स हो गई सर्विस। इसमें काफ़ी कुछ ऐसी डिटेल्स है जो स्प्रिंग सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता, वो ऐसा ही है, राइट। वो आपको इंटरनेट पे भी देखोगे तो ऐसा ही मिलेगा। तो अब जो भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आएगा उसके लिए भी हमें क्लासेस चाहिए, राइट। अब कोई भी टोकन रिफ्रेश करना चाहता है, लॉगिन करना चाहता है, साइन अप यूज़र करना चाहता है, तो उसमें कुछ यूज़र नेम, पासवर्ड ये सब आएगा। तो उस सब के लिए हमें क्लासेस बनानी पड़ेंगी, क्योंकि जावा में एवरीथिंग वर्क्स विद क्लासेस।
तो फटाफट रिक्वेस्ट एक पैकेज बनाता हूँ मैं, और उसमें 2 तरह की अपन रिक्वेस्ट डिफ़ाइन कर देते हैं। सबसे पहली रिक्वेस्ट है हमारे पास ओथ रिक्वेस्ट DTO। अगेन आप इसको DTO बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते, आपकी मर्ज़ी है। और ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया, फटाफट कॉपी पेस्ट। और अब दूसरा कौन सा है, रिफ्रेश टोकन रिक्वेस्ट, या फिर अगेन DTO, कुछ भी यूज़ करो, डजेंट मैटर। हो गया। तो रिफ्रेश टोकन जब भी कोई करेगा तो उसको टोकन वो अपना देगा जो कि एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। और जब भी कोई ऑथेंटिकेट करेगा तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड अपना एंटर करेगा तो ये रिक्वेस्ट में आएगा, ठीक है। अब रिस्पॉन्स, फटाफट जो भी रिक्वेस्ट आई है उसका रिस्पॉन्स भी तो देना पड़ेगा, राइट। तो रिस्पॉन्स में हम क्लासेस एक ही क्लास हम डालेंगे, क्योंकि अपनी ओथ सर्विस में जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो कैसा आएगा, वो आएगा अपना एक्सेस टोकन और ये सब, राइट। तो हम उसको बोल देते हैं JWT रिस्पॉन्स DTO, और यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर देते हैं एक्सेस टोकन और टोकन। और ये हमेशा आपको क्यों लगाना है, आपको पता ही है कि आपको कहीं पे DTO यूज़ करना है और उसके सब कुछ सेट करना है तो ऑल आर्ग्स लगेगा, और अगर आपको सीधा इसको यूज़ करना है तो नो आर्ग्स लगेगा, ठीक है। दोनों कंस्ट्रक्टर हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ाइन कर देंगे यूजिंग दीज एनोटेशंस। तो अभी आप देखो तो आपने क्या क्या कर दिया है। आपने टोकन कंट्रोलर नहीं बनाया, ओथ कंट्रोलर और JWT फ़िल्टर और स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग ये नहीं बनाया, बाकी आपने सब बना दिया। जो मेन बिजनेस लॉजिक है, JWT सर्विस, रिफ्रेश टोकन सर्विस, यूज़र डिटेल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, और ये हम अभी के लिए नहीं, जब हम काफका कर लेंगे इंटीग्रेट तब देखेंगे। और ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर, फटाफट देखते हैं बाकी चीज़ें। ओके, तो कंट्रोलर देख लेते हैं सबसे पहले। कंट्रोलर में हम 2 कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक है, ओथ कंट्रोलर एंड टोकन कंट्रोलर। और उससे भी पहले हम बना लेते हैं सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, ठीक है। ये आपने किया है सबने डिज़ाइन में। सिक्योरिटी कॉन्फ़िग क्या है, एक सिंपल सा फ़िल्टर है, इसको हम ओथ पैकेज में बना देते हैं। ओथ पैकेज के अंदर सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, यहाँ पे हम सब कुछ सेट कर रहे होंगे कि कौन कौन से एंड पॉइंट पे हमें ऑथेंटिकेशन चाहिए, कौन कौन से एंड पॉइंट पे हमें ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको कॉन्फ़िगरेशन बोल देते हैं, क्योंकि हम इसमें जो भी डिफ़ाइन कर रहे होंगे वो स्प्रिंग बोट को सबसे पहले ही देखना है, उसको पहले ही स्कैन करना है जैसे ही सर्विस स्टार्ट होगी। तो इसको कॉन्फ़िगरेशन हम बोल रहे होंगे। अनेबल मेथड सिक्योरिटी, तो ये आपको एनोटेशन सिंपली लगा देनी है, क्योंकि यहाँ पे हम स्प्रिंग सिक्योरिटी की कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगेन ये क्लास अभी के लिए होल्ड पे रख के मैं एक यूज़र कॉन्फ़िग बनाता हूँ जिसमें हम पासवर्ड इनकोडर डाल रहे होंगे, जो कि हमने अभी तक नहीं डाला है, क्योंकि हमने उसको ऑटो वायर कर लिया है एक क्लास में। ऑटो वायर का मतलब है कि मैं उसके बीन्स को लेके आ रहा हूँ स्प्रिंग के कंटेनर से, बट उसका बीन तो मैंने अभी तक बनाया ही नहीं है, राइट। उसका बीन तो बनाना पड़ेगा ना। तो उसका सबसे पहले मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीन पब्लिक पासवर्ड इनकोडर, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, रिटर्न न्यू bcrypt पासवर्ड इनकोडर, दैट्स इट। तो जब भी मैं पासवर्ड इनकोडर को अब ऑटो वायर करूँगा तो वो क्या करेगा, इस bcrypt इनकोडर को रिटर्न कर देगा, जिसके की मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे .incode और ये सब, राइट। तो ये यूज़र कॉन्फ़िग हो गया। अब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में हमें क्या क्या बनाना है। सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में हम एक फ़िल्टर यूज़ कर रहे होंगे, ये आपने पहले भी देखा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम प्राइवेट एक पासवर्ड इनकोडर बना लेंगे, यहाँ पे उसको ऑटो वायर कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा हम कर लेंगे ऑटो वायर यूज़र डिटेल्स सर्विस इम्प्लीमेंटेशन को, ठीक है, ऑटो वायर। अब ये ऑटो वायर हम क्या कर रहे हैं, ये हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे एक यूज़र डिटेल सर्विस। ये हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि स्प्रिंग सिक्योरिटी जो कॉन्फ़िग है उसको सब कुछ चाहिए, उसको यूज़र की जो सर्विस है, जो हमने उसको यूज़र नेम पासवर्ड वो सब रखा हुआ है जो हमने, राइट। तो यूज़र डिटेल्स सर्विस, इसको मैं अगर इसके अंदर जाऊं तो ये आपको पता होगा लोड यूज़र बाय यूज़र नेम। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी जो कॉन्फ़िग है उसको ये सब चाहिए रहता है, राइट। और इसमें हम क्या कर रहे होंगे,
यूज़र रेपोजिटरी एंड पासवर्ड इनकोडर। अब ये मैंने ऑटोवायर क्यों लगाया है, क्योंकि ये यूज़र रेपोजिटरी जो हमने डिफ़ाइन किया है यहाँ पे रेपोजिटरी, इसका इंस्टेंस लाके मेरे को स्प्रिंग बूट यहाँ पे अपने आप उसको ऑटोवायर कर देगा, यहाँ पे उसको लाके पिन कर देगा, उसमें डाल देगा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यू यूज़र डिटेल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन यूज़र रेपोजिटरी एंड पासवर्ड इनकोडर। अब यूज़र डिटेल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन है क्या, यूज़र डिटेल सर्विस ही तो है, राइट, यूज़र डिटेल सर्विस ही तो है। अब स्प्रिंग का जो मेरा सिक्योरिटी कॉन्फ़िग है, वो जब भी यूज़र डिटेल सर्विस के मेथड को कॉल करेगी जो कि है लोड बाय यूज़र नेम, तो वो कॉल होगा ना, अच्छे से कॉल होगा, और उसमें जो यूज़र रेपोजिटरी और पासवर्ड इनकोडर इस क्लास में यूज़ होगा वो हम यहाँ से पास कर रहे हैं, क्योंकि हमने यूज़र डिटेल सर्विस में ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर लगाया हुआ है। तो मैं यूज़र रेपोजिटरी और पासवर्ड इनकोडर को जब पास कर रहा हूँ तो वो अपने आप उसको सेट कर रहा है, क्योंकि ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर मैंने वहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। अब ये यूज़र डिटेल सर्विस एक्सपेक्ट क्या कर रही है, यूज़र डिटेल सर्विस रिटर्न करो, बट मैं तो रिटर्न कर रहा हूँ यूज़र डिटेल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। नहीं, एट द एंड तो ये भी वही है ना, ये एक इंटरफेस है जिसके वो मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है। ऐसा ही होता है, इंटरफेस कभी भी हम यूज़ नहीं करते, वो तो बस एक टेम्पलेट है कि ये टेम्पलेट है भाई, इसको इम्प्लीमेंट करो, इसको डिफ़ाइन करो इसके मेथड्स को इंटरफेस के, राइट। इंटरफेस का मतलब ये है। अब हम एक फ़िल्टर चेन बना रहे होंगे, तो मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया है। ये है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। फ़िल्टर चेन एक ऐसी चेन है, जब भी कोई आपकी रिक्वेस्ट आती है तो स्प्रिंग सिक्योरिटी में एक फ़िल्टर चेन होती है जो कि अप्लाई होती है। वो बोलती है कि सबसे पहले तो जो भी रिक्वेस्ट आएगी उस पर CSRF मत लगाओ, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैंने सबको चेनिंग किया हुआ है। ये चेनिंग क्यों हो पा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्डर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो HTTP, तो सबसे पहले सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन क्या एक्सेप्ट करता है, HTTP। सबसे पहले हम इसका बीन बना रहे हैं। बीन मतलब जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है, स्प्रिंग क्या करता है, सबसे पहले वो फ़िल्टर चेन देखता है कि आपने कोई फ़िल्टर चेन अपनी तरफ से दी है या नहीं तो वो अपनी फ़िल्टर चेन यूज़ करेगा। अगर हमने डिफ़ाइन की है तो वो वाली यूज़ करेगा, राइट। तो ये JWT ओथ फ़िल्टर हम डिफ़ाइन करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा था, JWT फ़िल्टर। तो ये हमने अभी नहीं किया है, बट एज्यूम कि ये पास हो रहा है, ठीक है। और एक्सेप्शन थ्रो मैंने इसलिए बोला है क्योंकि कभी कभी यहाँ पे कुछ भी दिक्कत होती है तो यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो हो सकती है, और इसको हमने कंपाइलर को पहले ही बताना होता है, इसलिए हम थ्रो एक्सेप्शन लिखते हैं, ओके। अब क्या होता है CSRF होता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। ये एक तरह का अटैक होता है जो लोग आपकी वेबसाइट पे कर सकते हैं, वो हम अभी डिसेबल कर रहे हैं। क्या होता है, जब हम अपनी ऐप का फ्रंट एंड लिख रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा CSRF, CORS, ये सब क्या होता है, कोर्स, CSRF, ये सब, राइट। तो हमने कोर्स भी डिसेबल करा है यहाँ पे। ये सब छोड़ो, ये देखो यहाँ पे मैंने ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट करा है, उसमें एक लैम्डा फंक्शन पास किया है। ये फंक्शन क्या बोलता है कि अगर इस API एंड पॉइंट से कोई भी रिक्वेस्ट आती है, लॉगिन, रिफ्रेश टोकन या साइन अप, ये हमने डिस्कस किया था कि इन पे कभी भी JWT फ़िल्टर नहीं लगाना है, राइट। ये जो हम डिफ़ाइन करेंगे ये कभी नहीं लगाना। क्यों, क्योंकि ये रिक्वेस्ट तभी आती है जब आपका या तो टोकन एक्सपायर हो गया है या फिर यूज़र नया है, तो तब उसको ऑथेंटिकेट करने का मतलब नहीं है, राइट। क्योंकि टोकन एक्सपायर हो गया तो सब कुछ शुरू से जनरेट करना पड़ेगा, तो ऑलरेडी आपका ऑथेंटिकेशन फेल हो गई, राइट। या फिर नया यूज़र है तो ऑथेंटिकेशन फेल हो गई। तो इन सब रिक्वेस्ट को मेरे को ऑथेंटिकेट नहीं करना, ये सीधा मेरे ही कंट्रोलर पे पास होंगी। बाकी जितनी भी रिक्वेस्ट हैं उन सब पे JWT फ़िल्टर लगेगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इन सब रिक्वेस्ट को ऑथराइज़ करो, बाकी कोई भी रिक्वेस्ट है उसको ऑथेंटिकेट करो, इन रिक्वेस्ट को परमिट कर दो, परमिट ऑल। अब सेशन मैनेजमेंट क्या है कि भाई जो भी टोकन वोकन तुम्हें मिल रहा है उसको स्टेटलेस रखो, उसको स्टोर मत करो। तो ये भी हम लैम्डा पास कर रहे हैं। HTTP बेसिक्स जो भी और फिल्टर्स हैं उसको बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर रहा है। और फिर हम बोल रहे हैं कि कोई भी रिक्वेस्ट आती है उसमें जो फ़िल्टर यूज़ करना है तुम्हें, वो करना है JWT ओथ फ़िल्टर, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी आता है, तो ये आपको ऐसे के ऐसे पास करना है। बेसिकली ये बता रहा है कि आप कौन सा फ़िल्टर यूज़ कर रहे हो, है ना, और वो कौन सी क्लास का फ़िल्टर है। तो यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर क्लास का ही ये JWT फ़िल्टर होगा जो हम डिफ़ाइन करेंगे। तो बेसिकली ये वो है। फिर हम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, अब जब भी कोई यूज़र को ऑथेंटिकेट करना होगा हम बार बार तो ऐसा नहीं करेंगे ना कि उसका यूज़र नेम देखो, पासवर्ड देखो, टोकन देखो और सब कुछ, राइट। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि आप यहाँ पे सीधा सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर से ही देख लोगे कि क्या वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। तो इन सब होल्डर्स को डिफ़ाइन करने के लिए हम एक प्रोवाइडर बनाएंगे,
उसका बीन, अगेन आपको कैसे पता चलेगा कि इसका बीन बनाना है, क्योंकि जितनी भी सिक्योरिटी स्प्रिंग सिक्योरिटी में चीज़ें यूज़ होती हैं उन सब का बीन इसलिए बनाना है क्योंकि आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, आप उसका बीन बना के स्प्रिंग को दे रहे हो। स्प्रिंग जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी उन सब बीन्स का यूज़ कर रहा होगा, राइट, उन सब इंस्टेंसेस का, उन सब सिंगलटन का, उन सब ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर रहा होगा जो कि इन बीन्स के थ्रू आएगा। ये होता है बीन, राइट। अगर आपको अच्छे से और क्लियर करना है तो ऊपर वाली वीडियो देख लो बीन्स वाली, आपको क्लियर हो जाएगा कि बीन्स होता क्या है। यहाँ पे यूज़र डिटेल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, ठीक है, इसका नाम मैं थोड़ा कर देता हूँ। ओके, तो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर क्या है, ये ऐसे ही करना पड़ता है, राइट। मैं इसमें कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसे ही है, इसको आपको इंटरनेट से देखना पड़ेगा क्योंकि ऐसी चीज़ों को हम क्या ही कर सकते हैं, राइट। तो ये एक प्रोवाइडर लेके आ रहा है जो कि एक कंटेनर है जिसमें हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन, यूज़र सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, अगर आप इसमें जाओगे सेट के अंदर तो इसको हमेशा एक यूज़र डिटेल सर्विस चाहिए, बट हम इसको यूज़र डिटेल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं जो कि इसी क्लास को एक्सटेंड कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है, राइट। तो यहाँ पे हम उसका पासवर्ड इनकोडर दे रहे हैं, उसको डिटेल, तो ये सब प्रोवाइडर हमारा यूज़ होगा, तब आपको पता चल जाएगा। और वैसे ही हम एक ऑथेंटिकेशन मैनेजर का बीन बना देते हैं। ये आपने ऑथेंटिकेशन मैनेजर का बीन बना दिया है जिसमें अगेन ये कॉन्फ़िग बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग पास करेगा। और आप अब JWT ऑथ फिल्टर में जाओ और उसको डिफ़ाइन करो। ओके, JWT ऑथ फिल्टर एक ऐसा फिल्टर है जो सारी रिक्वेस्ट के सामने लगेगा। कोई भी रिक्वेस्ट आपके कंट्रोलर तक पहुंचने से पहले वो फ़िल्टर यूज़ होगा, ठीक है। अब ये फ़िल्टर यूज़ कुछ रिक्वेस्ट के लिए नहीं होगा, वो रिक्वेस्ट हमने यहाँ पे कर दी है कि इन रिक्वेस्ट पे ये फ़िल्टर मत लगाना। ओके, तो सबसे पहले मैं पूरा पेस्ट करता हूँ फटाफट क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। तो JWT ऑथ फिल्टर एक्सटेंड कर रहा है वंस पर रिक्वेस्ट फ़िल्टर को। ये सिंपल सी बात है, वंस पर रिक्वेस्ट फ़िल्टर का मतलब ये है कि अगर सेम रिक्वेस्ट, सेम यूज़र, सेम टोकन के साथ मल्टीपल टाइम्स आती हैं तो एक ही बार एक ही रिक्वेस्ट उसको करा जाएगा कंसीडर और एक फ़िल्टर लगा दिया जाएगा उस पर। JWT सर्विस हमने ऑटो वायर कर दी। ये सारी सर्विसेज हैं जो @ सर्विस यूज़ कर रही हैं एनोटेशन, और @ सर्विस जैसे ही एनोटेशन यूज़ होती है तो इसका मतलब स्प्रिंग ने इसका ऑब्जेक्ट बना के पहले ही रख लिया है, तो उसको हम यहाँ पे ऑटो वायर कर रहे हैं, ठीक है, इन सबको। और क्योंकि हमने इसमें एक मेथड होता है डू फिल्टर इंटरनल, इसको आपको ओवरराइड करना पड़ेगा, अपनी इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी। अगर आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दोगे तो स्प्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट सबको ऑथेंटिकेशन करेगा और बाय डिफ़ॉल्ट वो अपना इम्प्लीमेंटेशन देखेगा अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन इसमें करा हुआ है तो, राइट। डू फिल्टर देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये लगा देगा, बट हमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लगाना, हमें ओवरराइड करना है। तो जावा के अंदर सर्वर के जो सर्वर होता है वो खुद एक सर्वलेट के अंदर चल रहा होता है, राइट। सर्वर जो होता है वो खुद एक प्रोग्राम के अंदर चल रहा होता है। जो भी आपका कोड है वो एक सर्वलेट के अंदर चल रहा होता है। सर्वलेट एक प्रोग्राम है जो जावा की ओर है। तो जो भी रिक्वेस्ट आती है वो आती है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, ठीक है। और जब आपके कोड में वो रिक्वेस्ट पहुंचती है तो हम उसको HTTP रिक्वेस्ट बोल देते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो आपके कोड तक रिक्वेस्ट पहुंचती है और सर्वलेट तक, इसके बीच में जो हम करते हैं वो ही हम क्या कर रहे होंगे, JWT ऑथ फिल्टर हम लगा रहे होंगे, ठीक है। और इसी बीच में ही हम स्प्रिंग्स जो कॉन्फ़िग हमने यूज़ की है, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग उसका यूज़ कर रहे होंगे। इस कॉन्फ़िग का यूज़ करके हम देखेंगे कि क्या ये रिक्वेस्ट लॉगिन रिक्वेस्ट है, साइन अप रिक्वेस्ट है, कौन सी रिक्वेस्ट हमें ऑथेंटिकेट करनी है, कौन सी नहीं करनी, राइट। वो सब हमारे इसमें डिफाइंड है, ये सब, राइट। तो ये आपकी रिक्वेस्ट आ गई, सर्वलेट की रिक्वेस्ट, आपके सर्वर तक वो अभी नहीं पहुंची है, आपके कंट्रोलर तक अभी वो नहीं पहुंची है, राइट। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जो भी रिक्वेस्ट है उसके हेडर में से ये देखेंगे कि ऐसा हेडर निकालो HTTP रिक्वेस्ट, जब हम पोस्टमैन से भेजेंगे आपको समझेगा। सबसे पहले उसमें ऑथराइजेशन हेडर देखो कि है या नहीं, अगर है तो क्या करो कि सबसे पहले देखो कि बैरियर, उसकी वैल्यू बैरियर से स्टार्ट होनी चाहिए, फिर कोई हेडर होना चाहिए। वो बोलता है ठीक है, एक तो नल नहीं है और इससे स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर उससे टोकन निकाल लो जो कि बैरियर की कितनी लेंथ है, 1 2 3 4 5 6 और स्पेस के साथ 7, इसको एक्सक्लूड कर दो। उसके बाद जो भी है उसको टोकन में स्टोर कर लो, ठीक है। टोकन मिल गया, जो HTTP के हेडर में एक इनक्रिप्टेड टोकन आएगा, उसको इनक्रिप्ट कैसे करेंगे, कोई भी क्लाइंट अगर आपसे रिक्वेस्ट भेजता है तो उसको HTTP प्रोटोकॉल पे ना भेज के HTTPS प्रोटोकॉल पे भेज के अगर वो करेगा तो उसकी रिक्वेस्ट इनक्रिप्टेड होगी, ठीक है। तो ये किसी ने क्वेश्चन पूछा था इनक्रिप्ट कैसे होती है रिक्वेस्ट,
तो फिर हमने टोकन निकाला उसके हेडर से, जो भी टोकन है, फिर हम JWT सर्विस में एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम करा था हमने डिफाइन, देखो एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम करा था। तो ये आपको समझ गया होगा कि अभी क्या है, राइट। तो इस यूज़र नेम, इस टोकन का यूज़ करके एंड उस सीक्रेट की का यूज़ करके जो हमने यहाँ पे डिफाइन करी हुई है, एक हम क्लेम बनाएंगे और उसका क्लेम बना के और टोकन को यूज़ करके हम फिर यूज़र नेम, उसका एक्सपायरी, ये सब एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। JWT ने अपनी क्लास को ऐसे लिखा हुआ है कि आप अगर टोकन और सीक्रेट की सही वाली दोगे जिसका यूज़ करके वो टोकन बना था, तो ही वो अपना सही से क्लेम बनाएगा, तो ही वो एक वैलिड क्लेम आपको देगा, नहीं तो वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिफ्रेश टोकन को क्रिएट किया, ठीक है, क्योंकि पहली बार यूज़र साइन अप कर रहा है, राइट। तो उसका जो भी यूज़र नेम उसने दिया, जो कि हमारी इस रिक्वेस्ट में आ रहा है, यूज़र इन्फो DTO, ये हमने पहले देख लिया, राइट। और रिक्वेस्ट बॉडी आपको ऐसे देना पड़ता है, जिससे आपको स्प्रिंग को क्या पता चलेगा कि इस कंट्रोलर पे सारी आने वाली रिक्वेस्ट, इस रेस्ट कंट्रोलर पे जो पोस्ट रिक्वेस्ट है HTTP की इस एंड पॉइंट पे, उसको किस ऑब्जेक्ट में लेना है इसमें। अगर वहाँ पे अगर आप ऐसा दोगे पोस्टमैन की रिक्वेस्ट में first_name, तो वो देखेगा फर्स्ट नेम क्या स्नेक स्ट्रेटजी क्लास है, हाँ बिल्कुल, तो इसको इसके साथ मैच कर दो, राइट। वैसे ही लास्ट नेम को देखेगा जब भी आपकी रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। तो ये सब ऐसे चलता रहेगा, वैसे ही फ़ोन नंबर और वैसे ही ईमेल, ओके। तो ये सब ऐसा देखेगा और यूज़र इन्फो DTO में जो भी आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट की बॉडी होगी उसको इसमें डाल देगा और उसमें से ही यूज़र नेम एक्सट्रैक्ट करके एक टोकन बनाएगा जो हमने अभी डिफ़ाइन किया है, वैसे ही JWT टोकन बनाएगा और रिस्पॉन्स में वो भेज देगा। अब देखो मैं अगेन बिल्डर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, JWT रिस्पॉन्स DTO जो हमने बनाया था यहाँ पे, उसमें बिल्डर जो हमारी है, अगर मैं बिल्डर हटा दूंगा, डेटा भी रखूँगा तो भी चलेगा, क्योंकि डेटा भी बिल्डर, गेटर, सेटर तीनों को मिला के बना है, ये हमने देखा था, राइट। तो यहाँ पे बिल्डर है तो मैं वहाँ पे बिल्डर यूज़ कर रहा हूँ। बिल्डर से मैं क्या कर पाता हूँ, उसके एट्रीब्यूट सेट कर पाता हूँ। तो मैंने एक्सेस टोकन, जो रिस्पॉन्स में मैंने एक्सेस टोकन और टोकन डिफाइन कर रखे हैं, इनको मैंने सेट कर दिया एक्सेस टोकन, और यहाँ पे मैंने टोकन अपना सेट कर दिया, ठीक है, और स्टेटस मैंने ओके रख दिया। अगर इस सब में कोई भी एक्सेप्शन आती है, जैसे आप अगर इसमें जाओगे क्रिएट टोकन में, ठीक है, यहाँ पे इसको क्रिएट करते वक्त कोई भी एक्सेप्शन आ गई, राइट, यूज़र नहीं मिला या कोई भी एक्सेप्शन आ गई, वैसे ही जनरेट टोकन में कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो उसको मैं कैच ब्लॉक में कैच कर लूँगा और रिस्पॉन्स में भेज दूंगा एक्सेप्शन इन यूज़र सर्विस, और जो मेरा कोड होगा वो होगा 500 इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। तो ये हमारा साइन अप फ्लो है। वैसे ही टोकन कंट्रोलर फ्लो में अगर जाएंगे तो अगेन ऑथेंटिकेशन मैनेजर कहाँ से आ रहा है, ये हमने देखा था अपने सिक्योरिटी कॉन्फ़िग क्लास में। ऑथेंटिकेशन मैनेजर ये एक ऐसी इंस्टेंस है जो स्प्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट हमें देता है, राइट। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर्स में हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे किसको, यूज़र पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन। अगेन ये स्प्रिंग की क्लास है जिसमें हम क्या डाल रहे होंगे, जिसमें हम यूज़र नेम और पासवर्ड डाल रहे होंगे और इससे हमें ऑथेंटिकेशन क्लास मिल रही होगी, ठीक है। अगर आपको याद हो ये हम पहले भी सेट कर चुके हैं इसको, ठीक है, जब भी कोई फ़िल्टर आता है तो हम सेट करते हैं, राइट। अब ऑथेंटिकेशन डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मैनेजर अगेन हम यहाँ से ला रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से हम इज़ ऑथेंटिकेटेड यूज़ कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, लॉगिन रिक्वेस्ट तभी आती है जब आपका रिफ्रेश टोकन एक्सपायर हो गया है, दोनों टोकन एक्सपायर हो गए तभी लॉगिन आती है, हमने डिज़ाइन में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन से हमें ये पता चल जाएगा कि क्या उसका यूज़र नेम और पासवर्ड सही है या नहीं, ये स्प्रिंग अपने आप कर देगा सब कुछ, राइट। क्यों, क्योंकि अगर आप स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग क्लास में जाते हो जो हमने डिफ़ाइन करी है, तो यहाँ पे जो आप ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर सेट कर रहे हो ना, ये वाला, तो स्प्रिंग इसको इंटरनली यूज़ करेगा, ऑथेंटिकेशन मैनेजर को वो यूज़ करेगा, उसको पता है ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ठीक है। ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर आपको देना ही पड़ेगा, उसमें आपने यूज़र डिटेल सर्विस इंप्लीमेंटेशन दे रखी है, राइट, जिससे वो यूज़र नेम एक्सट्रैक्ट कर सकता है। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यूज़र डिटेल सर्विस क्या है, अगर मैं इसके भी अंदर जाऊँ तो वो लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, मतलब वो यूज़र नेम निकाल सकती है, राइट। वैसे ही वो पासवर्ड इनकोडर हमने सेट कर रखा है। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर एंड प्रोवाइडर हैंड इन हैंड काम करेंगे, ठीक है। और जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये बीन्स हैं, राइट, ये बीन्स हैं, तो मतलब स्प्रिंग ने एक बार इसको बीन बना दिया तो वो कहीं पे भी यूज़ हो सकते हैं।
तो अगर मैं बैक जाऊं तो यहाँ पे जो हम ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, जो हम मैनेजर ला रहे हैं, ऑटो वायर कर रहे हैं, ये वहीं से ही आ रहा है और इसके पास पूरा कॉन्टेक्स्ट है और उसी कॉन्टेक्स्ट को ही हम यूज़ करने के लिए यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन एक इंस्टेंस बना के हमें भेजना पड़ता है, जिसमें हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड उसका सेट करेंगे। क्योंकि उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है तो वो देख लेगा कि क्या यूज़र नेम एंड पासवर्ड सही है या नहीं। उसके पास ऑलरेडी इज़ ऑथेंटिकेटेड करके एक मेथड होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट आपको लग रही होंगी, बट स्प्रिंग इसको अपने आप करता है। आपको बस करना है तो क्या करना है कि आपको यूज़र की डिटेल्स की इम्प्लीमेंटेशन क्लास इंप्लीमेंट करनी है, आपको अपना सिक्योरिटी फ़िल्टर्स इंप्लीमेंट करने हैं, आपको अपनी फ़िल्टर चेन इंप्लीमेंट करनी है, जो कि हमने सब कर लिया है। तो इस ऑथेंटिकेटेड मेथड आपको ये बताएगा कि क्या इस यूज़र ने पहले कभी साइन अप करके अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड दिया था या नहीं। तो ये सब कुछ अपने आप कर लेगा कि क्या यूज़र का पासवर्ड एंड यूज़र नेम सही है या नहीं, ठीक है। इसके पास पूरा एक्सेस है अपने यूज़र नेम पासवर्ड पूरी सर्विसेज का, जिससे वो सीधा डेटाबेस से यूज़र नेम ला सकता है। फाइंड बाय यूज़र नेम मेथड है, राइट। तो सबसे पहले अगर यूज़र नेम पासवर्ड सही है तो ठीक है, हम नए टोकन दे सकते हैं इस यूज़र को। तो हमने क्या किया, एक रिफ्रेश टोकन बनाया, ठीक है। रिस्पॉन्स में हमने क्या देख दिया, एक्सेस टोकन में हमने क्या किया, यहाँ पे जनरेट टोकन मेथड यूज़ किया JWT सर्विस का, जो कि हमें JWT सर्विस टोकन देगा। और रिफ्रेश टोकन जो हमने जनरेट किया वो यहाँ पे डाल दिया और रिस्पॉन्स में हमने दोनों टोकन रिटर्न कर दिए। क्योंकि यूज़र लॉगिन कर रहा है, इसका मतलब उसके दोनों टोकन एक्सपायर हो गए हैं। ये हमने डिस्कस करा हुआ है। और अगर कोई भी एक्सेप्शन आती है तो अगेन ये वही चीज़ है। अब रिफ्रेश टोकन तब कॉल होगा जब आपका रिफ्रेश टोकन तो सही है बट आपका JWT एक्सपायर हो गया है, राइट। क्योंकि रिफ्रेश टोकन जनरली लॉन्ग लिव्ड होते हैं, तो वो जब एक्सपायर होता है तो इसका मतलब लॉगिन रिक्वेस्ट कॉल होगी जिसमें रिफ्रेश टोकन एंड JWT दोनों एक्सपायर हो गए हैं। बट अगर सिर्फ JWT एक्सपायर हुआ है तो हम उसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, यूजिंग रिफ्रेश टोकन, जो कि अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, जो 1-2 महीने बाद एक्सपायर होगा, राइट। जितना भी हमने उसका टाइम ऑफ एक्सपायरी सेट किया है। तो अगेन ये सब हमने डिफाइन कर रखा है। रिफ्रेश टोकन DTO, जिसमें टोकन आएगा सिर्फ रिफ्रेश टोकन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिफ्रेश टोकन सर्विस डॉट फाइंड बाय टोकन, ये हमने कर रखा है डिफाइन, ठीक है। फाइंड बाय टोकन में जाओगे, ये हमने करा था डिफाइन। और हमने क्या किया, टोकन को गेट किया, इससे जो भी टोकन मिलेगा। अब हम मैप्स यूज़ करेंगे। ये हमने पहले वाली वीडियोज़ में देखा हुआ है कि मैप्स, ऑप्शनल, फ़िल्टर, स्ट्रीम, ये सब कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। जो भी हमें यहाँ से टोकन मिलेगा, फिर हम क्या कर रहे हैं, वेरीफाई एक्सपायरेशन। तो हम ये देख रहे हैं क्या वो टोकन रिटर्न करता है। अगर वो टोकन रिटर्न करेगा तो ठीक है, तो हम अगली चेन में चले जाएंगे। अगर वो टोकन रिटर्न नहीं करेगा तो हम यहाँ पे और एल्स थ्रो में एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। यहीं पे मेथड स्टॉप हो जाएगा अपना, यहीं पे रिस्पॉन्स रिटर्न हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमने सबसे पहले हम इसको मेथड सिग्नेचर यूज़ ऐसे करते हैं जावा में, क्योंकि मैप क्या एक्सेप्ट करता है, अगर आप देखो तो मैप एक फंक्शनल इंटरफेस एक्सेप्ट करता है, जो कि हमने डिस्कस किया था कि फंक्शनल इंटरफेस को आप पास कर सकते हो। फिर मैंने क्या किया, रिफ्रेश टोकन में से गेट यूज़र इन्फो अगेन। कोई भी रिफ्रेश टोकन अगर अपने पास आता है तो उसमें यूज़र इन्फो स्टोर्ड होती है, राइट। यूज़र इन्फो निकाली और उस यूज़र इन्फो को अगेन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, JWT जनरेट कर लिया उसको यूज़ करके, ठीक है। और यहाँ से मैंने रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। और अगर ऊपर वाले मैप में कहीं पे भी मुझे कुछ भी नहीं मिलता या फिर कोई एक्सेप्शन थ्रो होती है, या तो मैं वेरीफाई एक्सपायर कर रहा हूँ या मैं यूज़र इन्फो गेट कर रहा हूँ, कोई एक्सेप्शन आ जाती है, या फिर यहाँ से वेरीफाई एक्सपायर किया और यहाँ से मेरे को टोकन नहीं मिला। मतलब टोकन आपको कब नहीं मिलता, जब आपका टोकन एक्सपायर हो जाता है, तो यहाँ से हम एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। तो जहाँ पे भी एक्सेप्शन थ्रो होगी तो फिर यहाँ पे हम सीधा और एल्स थ्रो रन कर देंगे, बाद वाले मैप्स हम रन नहीं करेंगे और सीधा हम उसको बोल देंगे रिफ्रेश टोकन इज़ नॉट इन DB, ठीक है। तो ये सब है। तो ये थी रिफ्रेश टोकन की API। अब हम इन सब APIs को हिट कर रहे होंगे, बट उससे पहले जो आपने MySQL के लिए टेबल्स बनाए हैं, जो आपने अपने SQL के लिए टेबल बनाए हैं ये वाले, तो इसके लिए SQL आपके पास रनिंग होना चाहिए ना। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि आपको लिनक्स सर्वर कैसे सेटअप करना है, ठीक है। उसको हमने अच्छे से देखा था। आप वर्चुअल बॉक्स में सेटअप कर सकते हो, या फिर अगर आप मैक यूज़र हो तो आप पैरेलल्स यूज़ कर सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आप VM फ्यूज़न यूज़ कर सकते हो, बट मैक में वो मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा था, वो चल नहीं रहा था, लैग हो रहा था, राइट। तो अगर आप मैक यूज़र हो तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, पैरेलल्स। पैरेलल्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पैरेलल्स, ये रन विंडोज़ ऑन मैक। जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो आप उबंटू डाउनलोड कर लेना। और अगर आप विंडोज़ यूज़र हो या फिर कोई भी यूज़र हो, तो अगर आपको VM में अपना उबंटू चलाना है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, उबंटू 22
LTS ISO इमेज डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर आप मैक यूज़र हो तो पैरेलल्स डाउनलोड करना, पैरेलल्स के अंदर ही इंस्टॉल होने के बाद आ जाएगा डाउनलोड उबंटू, तो वहीं से कर लेना। अगर आप विंडोज़ यूज़र हो या फिर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम वाले हो तो आप उसमें वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करके ये इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। सर्वर इंस्टॉल मत करना, डेस्कटॉप इंस्टॉल कर लेना फॉर अदर यूज़र अदर देन मैक यूज़र, ठीक है। तो और अगर आपको सब कुछ अपने लोकल में करना है तो भी आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको VM मशीन बनानी है। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। VM मशीन आपके खुद के कंप्यूटर में एक छोटी सी मशीन है जो आपके कंप्यूटर का कुछ CPU ले लेगी, कुछ रैम ले लेगी, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप ये सब ना करके अपना सिंपल टर्मिनल से भी सब कुछ यूज़ कर सकते हो जो हम कर रहे होंगे, ठीक है। जो भी हम MySQL चला रहे होंगे, MySQL का एक इंस्टेंस चला रहे होंगे अपने PC में, वो आप अपने VM में ना करके सिंपल कंप्यूटर में भी कर सकते हो। तो मेरा पैरेलल्स कुछ ऐसा दिखेगा जब इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये गाइड फॉलो कर लेनी है। जैसे ही आपको उबंटू इंस्टॉल हो जाएगा या फिर आप अपने लोकल कंप्यूटर में अगर लिनक्स पे हो तो MySQL डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, sudo apt अपडेट, उसके बाद इंस्टॉल करो MySQL और इससे आपकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। तो मेरा ये जो उबंटू चल रहा है मैं इसको अपने लोकल टर्मिनल से वो कर लूँगा एक्सेस। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका उबंटू चल रहा है उसका आपको यहाँ से यूज़र नेम देख लेना है, ठीक है। तो मेरा यूज़र नेम है पैरेलल्स और मेरा IP एड्रेस क्या है यहाँ पे मैं देख लूँगा ये, ठीक है। तो अब मैं अपने टर्मिनल में जाऊँगा और अपनी वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट करूँगा। ये मैंने किया, ये मैंने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, MySQL इंस्टॉल कर लूँगा अपने वर्चुअल मशीन में, क्योंकि मुझे अपने कंप्यूटर में एक छोटा सा सर्वर बनाना है जिसमें मैं अपनी SQL को रन करूँगा, राइट। तो उसी को करने के लिए ये आपको रन करना है, ये करना और ये करना है, आपको MySQL चल जाएगा। बट क्योंकि आप MySQL चला रहे हो किसी और मशीन में, अगर आप वर्चुअल मशीन में चला रहे हो तो आपका जो कोड है, आपने जो ये कोड किया है, ठीक है, अब इसमें जो भी आपने डेटाबेसिस डिफ़ाइन किए हैं, ठीक है, अब इसको आपको कनेक्ट करना MySQL से, तो आपका लोकल सिस्टम MySQL अलाउ नहीं करेगा अगर वो वर्चुअल मशीन में चल रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहे हैं उनके लिए, अगर आप लोकल कंप्यूटर में चला रहे हो सब कुछ तो दिक्कत नहीं है। तो ये मेरी वर्चुअल मशीन है, ये मेरा लोकल कंप्यूटर है, राइट। तो ये वर्चुअल मशीन का कुछ एड्रेस होगा 10.253 जो हमने देखा, और MySQL मेरा इसमें चल रहा है और मेरा कोड मेरा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब जब भी मैं MySQL स्टार्ट करूँगा तो मेरा कोड जब इसके साथ कनेक्ट होना चाहेगा तो वो कनेक्ट नहीं होने देगा, क्योंकि MySQL बाय डिफ़ॉल्ट बोलता है कि मेरे साथ सारे कनेक्ट हो सकते हैं जिनका ये है एड्रेस। मतलब MySQL बोलता है कि VM के अंदर जो भी है ना मेरे साथ वो कनेक्ट हो सकता है, बाहर वाला कनेक्शन कनेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप अपने लोकल में चला रहे हो, अगर आप अपनी मशीन में चला रहे हो इसको, सिंपल ये आपकी मशीन है, ठीक है, यहाँ पे MySQL चला रहे हो तो ठीक है, क्योंकि आपके MySQL सब कनेक्शन अलाउ करेगा जो भी लोकल होस्ट से आ रहे हैं और ये कनेक्शन सीधा आपकी मशीन में आ रहे हैं। बट VM के केस में वो कनेक्शन आ तो मेरी मशीन से रहा है, बट VM के लिए वो IP एड्रेस लोकल एड्रेस नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली टू पुट इन सिंपल टर्म्स आपको ये फॉलो कर लेना है, लिंक मैं दे दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कर लेना है, ठीक है। मैं अपने टर्मिनल में जाऊंगा, इसको पेस्ट करूंगा, इसमें आ जाओगे आप। बाइंड एड्रेस है, बाइंड एड्रेस आपका होगा 127.0.0.1, इसको 0000 कर देना जी, और उसको बाद सेव कर देना इसको, ठीक है। अब जब आप इसको सेव कर लोगे तो इसका मतलब MySQL आपका जो वर्चुअल मशीन में चल रहा है उसको कोई भी कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो आपका MySQL चल रहा है मैं अपने टर्मिनल में जाता हूँ और MySQL रन करता हूँ, ठीक है। sudo MySQL root, ठीक है। तो सबसे पहले ये मेरा उबंटू का पासवर्ड मांग रहा है, मैंने उबंटू का पासवर्ड दे दिया। अब SQL का पासवर्ड मांग रहा है, जो कि शुरू में अगर आपने MySQL अभी इंस्टॉल किया है तो वो होगा पासवर्ड PASSWORD इन स्मॉल लेटर्स, तो आपका MySQL कनेक्ट हो जाएगा, राइट। अभी भी MySQL में अगर मैं बात करूँ तो आपको कनेक्ट करना है अपने कोड से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फ़ाइल
डिफ़ाइन करनी है सबसे पहले रिसोर्सेज में एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़। इसको मैं सब कट कर दूं, अगर src मेन और रिसोर्सेज, इसमें एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करना है और ये सब आपको गिटहब में मिल जाएगा, ये सब डिफ़ाइन करना है। ठीक है, अब माई एसक्यूएल होस्ट कौन सा है? ये होस्ट है आपका जो वर्चुअल मशीन का एड्रेस है। अगर आप वर्चुअल मशीन में यूज़ कर रहे हो तो ये एड्रेस है, अगर आप सिंपल कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हो तो लोकल एड्रेस है जो कि है 127.0.0.1। ठीक है, जो माई एसक्यूएल है वो बाय डिफ़ॉल्ट 3306 पोर्ट पे चलता है और उसमें मैंने डीबी बनाया है ओथ सर्विस। तो आपने अगर नहीं बनाया तो आप ऐसा करो, शो डेटाबेस करो जब आप इसमें लॉगिन हो। ठीक है, और अगर आपके ऑब्वियसली पहले नहीं होगा ओथ सर्विस तो यहाँ पे आप कर लोगे क्रिएट डेटाबेस ओथ सर्विस। डेटाबेस क्योंकि मेरा एग्जिस्ट करता है तो नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, और वही आपको यहाँ पे दे देना है। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस कर देना, बाकी सब वैसे रहने देना है। अब यहाँ पे आपका यूज़र नेम रूट होगा क्योंकि मेरा पासवर्ड ये वाला पासवर्ड है। ठीक है, कैपिटल सब कुछ है तो ये मैंने पासवर्ड रख दिया और बाकी सब ऐसे ही रहने देना। ठीक है, अब इसको मैंने कमेंट करा हुआ है, इसको मैं बताऊंगा क्यों कमेंट करा हुआ है। और ये मेरा सर्वर का पोर्ट है जो मेरी एप्लीकेशन रन होगी जब मैं इस एप्लीकेशन को रन करूंगा 9898 पे। ठीक है, और ये सब अभी के लिए छोड़ो। तो मैं अब जाता हूँ टर्मिनल में। अब जब आप अपनी सर्विस को चलाओगे ना, लेट्स सपोज मैं सर्विस को चला रहा हूँ अपनी, तो मेरी सर्विस चल जाएगी क्योंकि मेरा डेटाबेस ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है। अगर आप देखोगे तो मेरा उबंटू चल रहा है। उबंटू मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ सर्विस माई सीक्वल स्टेटस तो ये चल रहा है सब। ठीक है, ये मैं अपने टर्मिनल में भी टाइप कर सकता हूँ क्योंकि मैं माई सीक्वल से क्योंकि मैं वर्चुअल मशीन से कनेक्टेड हूँ तो जो भी वर्चुअल मशीन में है वो मैं अपने टर्मिनल में भी कर सकता हूँ, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ सर्विस माई सीक्वल स्टेटस, तो ये चल रहा है। बट पहली बार अगर आप जब कनेक्ट करोगे तो आपको ऐसा एरर आ सकता है कि होस्ट आपका जो भी एड्रेस है 10 पॉइंट समथिंग इज़ नॉट परमिटेड टू कनेक्ट, ऐसा आ सकता है जब आपकी सर्विस चलेगी। तो उसका मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट माई सीक्वल है, अब आपने एड्रेस उसमें सेट कर दिया है 0.0.0.0, मतलब कोई भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकता है। बट जो आपका रूट यूज़र है ना, ये आपका जो यूज़र है sudo mysql रूट, ये वाला यूज़र किसी को भी अलाउ नहीं करता मेरे से कनेक्ट होने का। तो मुझे मेरा जो अभी वाला टर्मिनल है, अगर मैं बोलूँ तो मेरा जो कोड चल रहा है लोकल कंप्यूटर में, मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरा आईपी एड्रेस क्या है। ओके, मैं सिंपल वाले टर्मिनल में एक नया टर्मिनल खोलता हूँ। ये मेरा लोकल कंप्यूटर है और मैं अपना आईपी एड्रेस देखता हूँ। इफ़ कॉन्फ़िग में जाओ और आपको ऐसा कुछ एड्रेस दिख रहा होगा inet के आगे, जैसे 10.211.55.2 है, तो ऐसा कुछ एड्रेस दिख रहा होगा। ये आपका कंप्यूटर का एड्रेस है। अब आप वर्चुअल मशीन में जो माई सीक्वल चल रहा है, अगर उसके साथ कनेक्ट करना है तो आप नहीं कर पाओगे, राइट? क्यों? क्योंकि आपको अलाउ करना पड़ेगा किसी भी होस्ट को माई सीक्वल के इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करने का। अभी तक जो आपने किया है वो आपने बोला है कि माई सीक्वल के साथ कनेक्ट हो जाओ, बट रूट यूज़र के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको ये परमिशन देनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपके पास जो अभी यूज़र एग्जिस्टिंग है वो वाला कौन सा है आपके पास? आपके पास रूट यूज़र है विद स्मॉल पासवर्ड करेक्टर्स, राइट? हम एक नया यूज़र क्रिएट कर रहे होंगे, आपको दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी टर्मिनल आपके वीएम के साथ कनेक्टेड है, मैं दोबारा कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आपका टर्मिनल जो भी वीएम के साथ कनेक्टेड है, आपको क्या करना है, उसमें जाके माई सीक्वल से कनेक्ट कर लेना है। जो मेरा माई सीक्वल मेरे उबंटू में चल रहा है, मैं क्या करूँगा, उसको सीधा पहले स्टार्ट कर लूँगा, माई सीक्वल रूट, ठीक है, एंड पासवर्ड। अब मेरा उबंटू वाला पासवर्ड दूंगा मैं, जब मैंने उबंटू इंस्टॉल किया था जो तब पासवर्ड दिया था वो दूंगा। ठीक है, एंड नाउ पासवर्ड स्मॉल कैरेक्टर्स में। ठीक है, अब आपका जब माई सीक्वल कनेक्ट हो जाता है तो आपको क्या करना है, एक नया यूज़र बनाना है रूट, और यहाँ पे आपको क्या देना है, आपको अपना आईपी देना है जो आपके कंप्यूटर का आईपी है, जो आपने अपने कंप्यूटर का आईपी अभी फाइंड आउट किया था। ये मेरा आईपी है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इफ़ कॉन्फ़िग रन करता हूँ अपने सिंपल वाले टर्मिनल में,
ये मेरा सिंपल टर्मिनल है और इसमें इफ़ कॉन्फ़िग रन करता हूँ तो जो भी आपका आईपी आता है तो वो आईपी आपको उसमें दे देना है और एक नया यूज़र क्रिएट कर लेना है। ठीक है, अब नया यूज़र मैंने क्रिएट कर लिया और उसके लिए एक नया पासवर्ड कैपिटल पासवर्ड रख दिया। अब जब मैं नया यूज़र क्रिएट कर लूँगा तो मैं उस यूज़र को सारी प्रिविलेज दे दूँगा। ठीक है, तो आपको ये वाला कमांड रन कर देना है उसमें। ठीक है, अब जब आप MySQL में वो वाला कमांड रन करोगे, ये आपका MySQL है, इसमें आप सबसे पहले एक नया यूज़र क्रिएट करोगे और उसको सारे परमिशन दे के फ्लश प्रिविलेज करके आप एक नया यूज़र क्रिएट कर लोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल उस MySQL को रीस्टार्ट कर देना है। ठीक है, क्योंकि नया यूज़र क्रिएट हुआ है तो माई सर्विस MySQL, ठीक है, रीस्टार्ट। तो पासवर्ड ये मांगेगा आपके उबंटू का, तो आप उसको पासवर्ड दे देना और ये आपको रीस्टार्ट करके दे देगा सर्विस। तो ये आपका था SQL सेटअप। अब आपको यहाँ पे ये वाली लाइन कमेंट दिख रही होगी, इसका मतलब ये है कि आप जब भी आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे उसमें डेटाबेस ओथ सर्विस पहली बात होना चाहिए, MySQL रनिंग होना चाहिए, MySQL को परमिशन होनी चाहिए कोई भी होस्ट कनेक्ट करवाने की, एंड MySQL का जो आपने नया यूज़र क्रिएट किया है जिसका पासवर्ड है कैपिटल लेटर्स ऑफ पासवर्ड जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये उसके पास सारी परमिशन होंगी। जो पुराने वाला अपना रूट यूज़र है जिसका पासवर्ड था स्मॉल लेटर्स पासवर्ड, वो वाले के यूज़र के पास इस वाले होस्ट की जो हमारा पीसी है जो VM के साथ कनेक्ट होना चाहता है उसकी परमिशन नहीं होगी, वो हमने दे दी है। सब कुछ सेट है, इसको अनकमेंट कर देना क्योंकि ये बोलता है कि आप जब भी अपनी सर्विस रन करोगे तो वो हमेशा नए टेबल्स बनाएगी। तो अगर मैं ये बोलूँ कि आपने अपनी सर्विस में जो भी एंटिटीज़ बनाई है, रिफ्रेश टोकन टेबल बनाया है एक, राइट, रिफ्रेश टोकन्स बनाया है, टोकन्स टेबल बनाया है, एक यूज़र्स टेबल बनाया है और एक रोल्स टेबल बनाया है, और मैनी टू मैनी मैपिंग स्टोर करने के लिए आपने यूज़र एंड रोल्स टेबल बनाया है। तो जब आप पहली बार एप्लीकेशन रन करोगे तो आपका जो हाइबरनेट और JPA है ये अपने आप उस टेबल्स को ओथ सर्विस में बना देंगे। आपने ओथ सर्विस डेटाबेस बना लिया, क्रिएट डेटाबेस ओथ सर्विस, टेबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इसको अनकमेंट कर देना और सर्विस चला देना। ठीक है, जैसी सर्विस चलाओगे ये एक बार टेबल्स बना देगा और आपके टेबल्स कुछ ऐसे दिखेंगे। MySQL को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ फटाफट। तो शो टेबल्स, रुको पहले यूज़ करना पड़ेगा ओथ सर्विस डेटाबेस, ओथ सर्विस, ठीक है, एंड शो टेबल्स। तो ये सारे टेबल वो बना देगा, रोल्स, टोकन्स, यूज़र्स रोल सीक्वेंस ये क्यों बनाया है ये आगे जाके जब हम यूज़ करेंगे समझ जाएगा, बट मेनली ये यूज़ हो रहे होंगे रोल्स, टोकन्स, यूज़र्स एंड यूज़र सर्विस, राइट। तो ये टेबल बना देगा। एक बार जब बना दे तो इसको कमेंट कर देना, नहीं तो आप जब सर्विस बनाओगे और जो भी डेटा आपके डेटाबेस वाली टेबल्स में स्टोर हो जाएगा वो बार बार उसको रीसेट करेगा, तो वो डेटा सारा वहाँ से रिमूव हो जाएगा, टेबल्स दोबारा बनेंगे। अब हम देखेंगे कि कोई भी जावा एप्लीकेशन को डीबग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले पोस्टमैन खोल लो। पोस्टमैन में मैंने ये बना रखा है। पोस्टमैन क्या होता है, सिंपल जाके डाउनलोड करो, वहाँ पे न्यू करना, न्यू में HTTP रिक्वेस्ट कर लेना। वहाँ पे मैंने सबसे पहले पोस्ट HTTP रिक्वेस्ट करी है, ठीक है, और यहाँ पे हम एक API डिफाइन कर देते हैं ओथ, ठीक है, V1 साइन अप। तो ये कौन सा पोर्ट है मेरा 9898 जो मैंने यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है मेरे सर्वर का पोर्ट। और अगर आप कंट्रोलर में जाओगे ओथ कंट्रोलर तो साइन अप यहाँ पे है। तो मैंने यहाँ पे डीबग पॉइंट सेट कर देता हूँ। आपको कभी भी अपनी एप्लीकेशन डीबग करनी है तो आपको डीबग पॉइंट्स यूज़ करने हैं, ना कि प्रिंट स्टेटमेंट्स, ठीक है। डीबग पॉइंट सेट करके इसको रन कर दो सर्विस को। तो ये सर्विस रन होने देते हैं। तो ये सर्विस स्टार्ट हो गई है 9898 पोर्ट पे, ठीक है। और अब मैं साइन अप वाले इसके लिए रिक्वेस्ट करूँगा। उसमें मैं क्या पास कर रहा हूँ, यूज़र नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं यूज़र नेम पास कर रहा हूँ, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। बाकी चीज़ें भी आप पास कर सकते हो, ठीक है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब, बट अभी के लिए मैं सिर्फ आपको यूज़र नेम पास करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। सेंड किया, रिक्वेस्ट आ गई। अब यहाँ पे आपके पास क्या क्या होगा, सबसे पहले दिस मतलब इस जो ओथ कंट्रोलर में हम हैं उसमें ये वाली जो चीज़ें ऑटो वायर की थी ये सब दिस मतलब इस वाली क्लास का इंस्टेंस, इसमें सब कुछ आ रहा होगा। देखो JWT सर्विस है, रिफ्रेश टोकन, सब कुछ ऑटो वायर हो गया अपने आप।
और हम यहाँ पे हैं, ठीक है। यूज़र इन्फो DTO जो हमने पास किया है आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, सब कुछ नल है और यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे स्टोर्ड है। रोल्स भी कुछ भी हमने सेंड नहीं किया। तो सबसे पहले हम साइन अप यूज़र के अंदर जाके एक और डीबग पॉइंट लगा देते हैं जो कि हमने लगाया हुआ है। अब नेक्स्ट डीबग पॉइंट पे चलते हैं, यहाँ पे आए, ठीक है। अब सेट पासवर्ड करने से पहले अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये क्या वैल्यू देगा मेरे को, ठीक है, इसको मैं रन नहीं करना चाहता, तो इस इंस्ट्रक्शन को पहले मैं रन करता हूँ। पासवर्ड डॉट इनकोड, जो भी मेरा पासवर्ड है एंटर करता हूँ तो मेरे पास ये वाला पासवर्ड ये देगा, ठीक है। तो ये आपका जो होता है ये इवेल्युएट करने के लिए होता है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो कुछ भी, एक सैम्पल कोड चला सकते हो, ठीक है, println कुछ भी, यहाँ पे आप जावा का कोड लिख सकते हो। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट किया। अब यूज़र इन्फो DTO में जाओ और इसका पासवर्ड देखो, सेट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाओ, ये करेगा फाइंड बाय यूज़र। अब मेरे को यहाँ से देखना है इस कोड को रन करके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे नहीं जाना। तो मैं इस कोड को रन करके देखता हूँ कि क्या कोई एरर आ रहा है, नल आ रहा है, मतलब यूज़र नहीं एग्जिस्टिंग है ना। तो इसको नेक्स्ट करते हैं, तो ये क्या देगा मेरे को, नल, मतलब यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैं यूज़र ID एक जनरेट करूँगा, नेक्स्ट किया, ये यूज़र ID जनरेट हो गई है, यहाँ पे सबको दिख रहा है। अब यूज़र रेपोजिटरी डॉट सेव करूँगा, ट्रू रिटर्न करूँगा और अब अपना ये साइनअप क्या हो जाएगा, साइनअप हो जाएगा अपना ट्रू, मतलब साइनअप हो गया है। अब नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। अब नया साइनअप यूज़र हुआ है तो रिफ्रेश टोकन क्रिएट करूँगा और मैं रिफ्रेश टोकन में जाके यहाँ पे डीबग पॉइंट भी लगा सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं सीधा यहाँ पे डीबग पॉइंट भी लगा सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डीबग पॉइंट लगाना है, मुझे इनका रिजल्ट नहीं देखना, मुझे सीधा इधर आना है, तो सीधा यहाँ पे स्किप कर सकते हो अगले डीबग पॉइंट पे। यहाँ पे किया तो यहाँ पे मैं आ गया। अब यूज़र इन्फो एक्सट्रैक्टेड, जो हमारा यूज़र सेव हुआ था वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, उसका पासवर्ड ये है, यूज़र ID ये है, ये डेटाबेस में जा चुका है। हम देखेंगे क्या स्टोर हुआ है और आप यहाँ पे रिफ्रेश टोकन देख पा रहे होंगे, हमने रिफ्रेश टोकन भी जनरेट कर लिया है, ठीक है। हमने नेक्स्ट करता हूँ। अब हम दोबारा वापस आ गए पीछे वाले इंस्ट्रक्शन पे, पीछे वाले डीबग पॉइंट पे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप डीबग करते हैं, ठीक है। अब JWT अगेन आप यहाँ पे अपनी ओर से देख सकते हो क्लेम्स कैसे आ रहे हैं, क्या क्लेम है, क्या क्लेम सेट हो रहे हैं। मैं अगर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे करूँगा तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ भी क्लेम्स नहीं आए हैं और मैं क्रिएट टोकन में जाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ कि क्लेम्स में हो क्या रहा है तो वो भी मैं देख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सेट क्लेम्स करूँ, क्योंकि ये पहली बार यूज़र क्रिएट हो रहा है तो इसके क्लेम्स शैलो हैं, कुछ भी नहीं है उसमें, तो नेक्स्ट जाते जाओ, या फिर मैं पीछे जाता हूँ, रुको पीछे जा गया, और ये जब भी जनरेट होगा मैं यहाँ पे एक डीबग पॉइंट लगा देता हूँ। अब मैं सीधा यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, जहाँ पे भी वो था अब यहाँ पे सीधा अगले डीबग पॉइंट पे आ जाएगा और ये हमारा रिटर्न होगा रिस्पॉन्स। अब मैं यहाँ पे आगे डीबग पॉइंट पे चले जाता हूँ और कोई डीबग पॉइंट नहीं है तो ये हो गया रन, और आपके ये एक्सेस टोकन और एक्सेस रिफ्रेश टोकन जनरेट हो गया। अब अपन चलते हैं वैसे डेटाबेस में यूज़र्स नहीं, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यूज़र्स। तो ये मेरा यूज़र स्टोर हो गया है, लवप्रीत 3113 यूज़र ID आ गई है, पासवर्ड आ गया है, ठीक है। अब क्योंकि इसके टोकन्स भी हमने स्टोर किए थे तो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टोकन्स। अब आपको दिख रहा होगा कि कैसे 1-to-1 मैपिंग सेट हो रही है, यूज़र्स एंड टोकन्स। अब आप देख पा रहे हो कि यूज़र जो है, अगर मैं कभी भी यहाँ पे आपको एक वो चीज़ नहीं दिख रही होगी कि इनकी 1-to-1 मैपिंग के लिए कॉलम कहाँ पे है, जो हमने डिस्कस किया था वो इंटरनली स्टोर्ड है, डोंट वरी, ठीक है। तो ये सब है अपने पास। अगर आप देखोगे अभी अपने यूज़र को कुछ रोल नहीं दिया है, तो देखते हैं रोल्स में क्या स्टोर हुआ है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, कुछ नहीं हुआ है अभी स्टोर, राइट, हमने कोई उसको यूज़र को रोल ही नहीं दिया। अब अपन लॉगिन करते हैं। लॉगिन से पहले मैं कुछ डीबग पॉइंट लगा लेता हूँ वहाँ, यहाँ पे तो ये लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ लॉगिन, तो यहाँ पे हम आ गए। नेक्स्ट जाता हूँ, अब देखते हैं ऑथेंटिकेशन में क्या हुआ है। तो ऑथेंटिकेशन में जाता हूँ, क्या क्या हुआ है देखो। अथॉरिटीज़, कोई अथॉरिटी नहीं है यूज़र के पास, ठीक है। वो प्रिंसिपल, देखो ये ऑथेंटिकेशन क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं, सारे एट्रीब्यूट्स हम देख पा रहे हैं। यूज़र नेम क्या आया है, पासवर्ड क्या आया है, सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। यूज़र ID हमने क्योंकि दी नहीं थी अभी, तो ये सब है। यूज़र ID अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं हुई है डेटाबेस से, ठीक है। तो इस ऑथेंटिकेटेड मेथड के अंदर जाके भी डीबग पॉइंट लगा सकते हो, क्योंकि ये इज ऑथेंटिकेटेड मेथड एक इंटरफेस का मेथड है, तो इसको किसी न किसी ने इम्प्लीमेंट किया होगा, राइट। तो यहाँ पे इसने इम्प्लीमेंट किया है, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट ऑथेंटिकेशन टोकन। मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा बताता हूँ। इज ऑथेंटिकेटेड, इस पर ये क्लिक किया, जो मेरे को बताएगा इम्प्लीमेंटेशन,
यहाँ पे मैंने डीबग पॉइंट लगा दिया, सीधा जाता हूँ इस डीबग पॉइंट पे, आ गए हम यहाँ पे। अब इस क्लास में क्या क्या है मैं दिस में जाके देख सकता हूँ। इस क्लास में कस्टम यूज़र डिटेल्स मैंने दे रखी है, उसको दिख रहा है सबको। कस्टम यूज़र डिटेल हमने क्लास डिफाइन की थी, इसको हमने वो दिया था, ये इसने अपने आप वो ले लिया है, तो इसके पास यूज़र नेम पासवर्ड सब कुछ है, राइट। तो दिस डॉट ऑथेंटिकेटेड यूज़र ऑथेंटिकेटेड है। अब नया रिफ्रेश टोकन जनरेट हो जाएगा। अगेन आप डीबग पॉइंट लगा के देख सकते हो कहाँ से क्या हो रहा है। मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा और ये JWT वाले डीबग पॉइंट चल रहे हैं, तो वो सब है। तो यहाँ से मेरे को रिफ्रेश टोकन, मैंने जब लॉगिन किया तो मेरे को रिफ्रेश टोकन एंड एक्सेस टोकन भी नए वाले मिल चुके हैं। तो बाकी का काम मैं छोड़ता हूँ आप पे। आपको क्या करना है, डीबग पॉइंट्स लगाने हैं, हर कोई रिक्वेस्ट करके देखनी है, रिफ्रेश टोकन को, लॉगिन को, साइनअप को, सबको रिक्वेस्ट करके देखनी है। और आई नो कि क्लेम्स वाला थोड़ा सा ऊपर से जा सकता है, बट उस पर डीबग पॉइंट लगाओ कि क्लेम्स कहाँ से कैसे सेट हो रहे हैं, उसके अंदर जाके घुसो उनके मेथड्स में, ठीक है। और मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है, क्लेम्स ऐसे ही यूज़ होते हैं, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो ये था हमारा ओथ सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन। जिसको मज़ा आया है ना कमेंट कर दो, ठीक है। जिसको समझ आ गया कि भाई हम अपनी वर्चुअल मशीन में एक MySQL का इंस्टेंस चला रहे हैं और हम उसको कनेक्ट करके उसमें यूज़र स्टोर कर रहे हैं अपना एक मिनी सर्वर में, है ना। एंड अगेन आपको वर्चुअल मशीन करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लोकल सिस्टम में भी सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम काफका, RabbitMQ इनको देख रहे होंगे डिटेल में कि मैसेजिंग सिस्टम होता क्या है, माइक्रो सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट करती कैसे हैं, राइट। और एसिंक और सिंक कम्युनिकेशन क्या होता है, राइट। और इन सबको हम डिटेल में देख रहे होंगे। RabbitMQ, काफका, उनका एक क्रैश कोर्स आएगा, फिर हम उनको इसमें इंटीग्रेट करेंगे अपनी ओथ सर्विस में, ताकि हम अपने इवेंट पब्लिश कर सकें जिसको और कोई सर्विस कंज्यूम करके डेटा स्टोर कर सके। तो आज की वीडियो कैसी थी बताना। मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि लिंक्डइन पे जाके भी आपको पोस्ट करना है कि आपने क्या क्या सीखा, मुझे टैग कर देना, डिस्क्रिप्शन से आईडी उठा लेना लिंक्डइन की, और बताना कि भाई क्या क्या सीखने को मिला है, ठीक है। और ऐसे ही एक 10K स्पेशल अनाउंसमेंट लेके आएंगे सब्सक्राइबर्स पे, सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भी तगड़ी चीज़ें सीख रहे होंगे, राइट। जिनको कोई चीज़ें समझ नहीं आई उनके लिए एक ही एडवाइस है कि आप ChatGPT एंड इंटरनेट से जाके देखो, ऐसे ही आप समझोगे। अगर सब कुछ मैं बता दूंगा एक छोटी से छोटी डिटेल, तो आप क्या सीखोगे, कॉपी पेस्ट हमें नहीं करना है, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।